चैप्टर 1 किसी की जान बचाना। मनाली में सर्दियों के दिन बहुत उदास और सुनसान थे। कड़कड़ाती ठंडी हवा शरीर को झकझोर रही थी और सूखी और बर्फीली सड़क पर कदमों से हल्की चरमराहट की आवाज़ आ रही थी। रिया शर्मा सफ़ेद डाउन जैकेट पहने सड़क पर चल रही थी। वह गोरी है, उसके रेशमी काले बाल, चमकती आंखें और एक चमकदार मुस्कान है। वह अपने गुलाबी होंठों से सांस छोड़ती रही ताकि उसके हाथ गर्म हो सकें। इतना ठंडा दिन भी उसका जोश कम नहीं कर सका। वह डेट पर जा रही थी। 18 साल की होने के बाद यह उसकी रोहन खुराना के साथ पहली डेट थी। वे साथ साथ बड़े हुए थे और मटर गाजर की तरह घुल मिल गए थे। जवानी का प्यार हवा में था। कल ही रोहन खुराना ने आखिरकार उसके बारे में अपनी फीलिंग्स जाहिर की और उसे एक पार्क में डेट पर चलने के लिए पूछा। वह जाने के लिए बहुत खुश थी। उसके खिले हुए गर्म चेहरे के बारे में सोचकर उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी और अपनी रफ्तार तेज कर दी। अचानक कोने से एक लड़खड़ाता हुआ आदमी आया जो उसके कंधे से टकराकर जमीन पर गिर गया। घबराकर रिया शर्मा ने उस आदमी को नीचे देखा। वह लगभग 26-27 साल का था। उसका चेहरा तराशा हुआ था, तलवार जैसी भौहें थीं और नाक लंबी थी। ये पक्का सबसे हैंडसम आदमी था जिसे रिया शर्मा ने कभी देखा था। उसने काले रंग का ऊनी कोट और पतला नेवी वी नेक स्वेटर पहना हुआ था। उसका एक हाथ उसके खून बहते पेट पर दबा हुआ था। वह साफ तौर पर बहुत घायल था। सर, आप ठीक हैं? रिया शर्मा ने उखड़ू बैठकर पूछा। आपको चोट लगी है? मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। वह आदमी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। ज्यादा खून बहने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने भौहें चढ़ाईं और सिर हिलाया। मत करो। ... कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। उसी समय रिया शर्मा ने कुछ तेजी से कदमों की आहट सुनी, साथ में एक आदमी की धीमी आवाज़ भी थी। जल्दी करो, हमें आज ही इससे छुटकारा पाना होगा। क्या वे उसे मार डालेंगे? रिया शर्मा ने अपने होंठ काटे और बड़ी कोशिश से घायल आदमी को सड़क के किनारे झाड़ी में ले गई। सर, थोड़ी देर यहीं छिप जाओ, मैं उन्हें ले जाती हूँ। मत जाओ। उसने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन लड़की खरगोश की तरह तेज थी जिससे उसके मन में एक धुंधली लेकिन खूबसूरत तस्वीर रह गई। रिया शर्मा सड़क पर खड़ी थी और जल्द ही काले कपड़ों में आदमियों का एक झुंड दिखाई दिया। वे बहुत गुस्से वाले लग रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने बदतमीजी से पूछा, ओ लड़की, क्या तुमने किसी घायल आदमी को गुजरते हुए देखा है? रिया शर्मा ने चुपचाप और नेचुरली एक हाथ अपनी डाउन जैकेट की जेब में छिपा लिया। उसका चेहरा वैसा ही था। उसने दूसरे हाथ से सामने की ओर इशारा किया और कहा, मैंने अभी एक आदमी को वहां जाते देखा। काले कपड़ों में आदमियों ने एक दूसरे को देखा। आज वे अपने शिकार को खोने के बजाय 1000 बेगुनाह लोगों को मार डालना पसंद करेंगे। ये लड़की थोड़ी शक वाली लग रही थी और वे उसे एक पोटेंशियल खतरे के तौर पर हटाने पर चुपचाप राजी हो गए थे। रिया शर्मा ने उनकी उदास नज़र महसूस की। उनमें से एक तो उसकी तरफ बढ़ने लगा। ... इस मुश्किल पल में उसकी जेब से एक मीठी घंटी की आवाज़ आई। उसने फ़ोन उठाया और उठाया। हाय जुंक्सी, मैं फुमिन रोड पर हूँ। तुम 1 मिनट में आ जाओगी? ठीक है, मैं बस स्टॉप के पास इंतज़ार करूँगी। रिया शर्मा ने फ़ोन रख दिया। उन आदमियों की तरफ देखे बिना वह सड़क पार करके बस स्टॉप के पास खड़ी हो गई, चुपचाप अपनी डेट का इंतज़ार करने लगी। काले कपड़ों वाले आदमियों ने फिर एक दूसरे को देखा। लड़की के शांत और नेचुरल बर्ताव ने उनके मन से शक दूर कर दिया था। मासूमियत से भरी नज़रों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। उसने अपना सिर झुकाया, मुस्कुराए और सूट पहने एक आदमी की तरफ हाथ हिलाए जो बस उसकी तरफ आ रहा था। हाय जुंक्सी, मैं यहाँ हूँ। उस आदमी के आने से उन आदमियों के रिया शर्मा को मारने के ख्याल पूरी तरह से दूर हो गए। उन्होंने अब और देर नहीं की और तेजी से उस तरफ दौड़े जहाँ रिया शर्मा ने अभी इशारा किया था। चैप्टर 2 किसी की जान बचाना। सूट पहने आदमी ने रिया शर्मा के नमस्ते से कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजलाया। रिया शर्मा ने इधर उधर देखा और कंफर्म किया कि काले कपड़ों वाले वे आदमी बहुत दूर चले गए थे इससे पहले कि वह माफ़ी मांगने के लिए झुकी। सर, पहले की सिचुएशन बहुत अर्जेंट थी। मुझे एक शो करने के लिए आपका इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ आने के लिए थैंक यू। सूट वाले आदमी को वह काफ़ी हैंडसम लगी, इसलिए वह ये कहकर चला गया, कोई बात नहीं। रिया शर्मा सड़क पार करके झाड़ियों में घुस गई। वह घायल आदमी के बगल में बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मर सकती थी। खुशकिस्मती से वह इतनी होशियार थी कि उसने अपना फ़ोन जेब में ऐसे दबाया कि वह ऐसे बजा जैसे कोई उसे कॉल कर रहा हो। ये भी काफ़ी खुशकिस्मती थी कि सूट वाला आदमी ठीक समय पर आ गया। अपनी सांसें धीमी करने के बाद उसने घायल आदमी को देखने के लिए अपना सिर उठाया। जब उसने ज़मीन पर खून का बड़ा गड्ढा देखा तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उस आदमी के पीले चेहरे पर हल्का हरापन था। वह लेटे हुए अपनी आंखें बंद कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस नहीं चल रही हो। सर, रिया शर्मा रेंग कर उसके पास गई और अपने कांपते हाथों से उसे हिलाया। उसके गालों से आंसू बह रहे थे और उसने पूछा, क्या तुम मर गए?
मत मरो। नहीं, ये पहली बार था जब वह मौत के इतने करीब थी। वह डर के मारे रो रही थी। वह पहले बिल्कुल ठीक था। वह कैसे? मुझे हिलाना बंद करो। मैं मरा नहीं हूँ। उस आदमी ने अपने पतले होंठ हिलाए और बहुत कमज़ोर लेकिन शांति से बोला। रिया शर्मा हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुंह बनाकर शिकायत की, अगर तुम मरे नहीं थे तो तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? तुमने मुझे हार्ट अटैक दे दिया। अब तुम बहुत डरपोक हो गए हो। क्या तुम पहले बहुत बहादुर नहीं थे? वह आदमी मुस्कुराया। मैं बहादुर हूँ, रिया शर्मा ने जवाब दिया। उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद रुमाल निकाला और उसके खून बहते पेट पर दबाव डालने में मदद की। उस आदमी की आंखें अभी भी आधी बंद थीं, लेकिन वह लड़की का नाजुक, सुंदर चेहरा देख सकता था। उसकी पलकें, जिन पर आंसू की बूंदें थीं, तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं। फिर तुम हाँफते हुए ज़मीन पर क्यों बैठ गए? क्योंकि मैं बहुत तेज़ भागा था। मुझे डर था कि तुम मर जाओगे। फिर रिया शर्मा ने उस आदमी को देखा और कहा, तुम्हारा खून ऐसे नहीं बह सकता। काले कपड़ों वाले उन आदमियों को अब तक चले जाना चाहिए था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेजती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे लोग यहाँ हैं। ठीक तभी एक लैंड रोवर ने सड़क के बीच में ब्रेक लगा दिए। कार का दरवाज़ा खुला और दो आदमी बाहर आए जिन्होंने झाड़ियों को एक तरफ किया और घायल आदमी का स्वागत किया। सर, वे हैरानी से उसे उठाने में मदद करने लगे। रिया शर्मा ने उसे जाने दिया। वह जानती थी कि यही लोग उसे बचाने वाले थे, इसलिए उसने उन्हें उसे ले जाने दिया। तुम्हारा नाम क्या है? घायल आदमी पूरी आंखें खोलकर मुड़ा और चला गया। रिया शर्मा के पास शब्द नहीं थे। वे आंखें कितनी गहरी और सुंदर थीं। काला और सफ़ेद रंग बहुत साफ और चमकदार था, बिल्कुल तारों भरी रात की तरह। वे ऑब्सीडियन की तरह चमक रहे थे। सच में शानदार। रिया शर्मा को एहसास हुआ कि उसका दीवानापन दिख रहा है, और उसने जल्दी से अपना बर्ताव संभाला। फिर वह खड़ी हुई और शर्म से जवाब दिया, रिया शर्मा, जिसका मतलब है सुंदर औरत। घायल आदमी ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जन्म से ही ठंडा इंट्रोवर्ट हो। उसने उसे देखा और लैंड रोवर में बैठ गया। उस समय लैंड रोवर तेजी से चली गई। रिया शर्मा ने तब तक इंतजार किया जब तक लैंड रोवर नज़र से ओझल नहीं हो गया। फिर उसने अपनी नज़रें संभालीं। उसने अपने हाथ पर खून के धब्बे को देखा और उसे लगा जैसे वह अभी किसी सपने से जागी हो। उसे अचानक अपने रुमाल का ख्याल आया। आदमी के जाने से ठीक पहले उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी थी और रुमाल घायल आदमी ने ले लिया था। उस आदमी की आंखें फिर से उसके दिमाग में आईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग से वह तस्वीर हटा दी। फिर वह अचानक आह चिल्लाई और भागने लगी। शट अप, मेरी डेट का क्या? रोहन खुराना, मेरा इंतजार करो। अध्याय 3 साल बाद अध्याय जब वह कक्षा में थी, रिया शर्मा को रोहन खुराना का फ़ोन आया। अरे, मैं द ताज पैलेस, कमरा नंबर 2016 में हूँ। मेरे लिए नए कपड़े लाओ अभी। हालांकि वह ठंडा और कठोर लग रहा था, रिया शर्मा खुश थी कि उसने फ़ोन किया। पिछले 3 वर्षों में ये पहली बार था जब रोहन खुराना ने फ़ोन किया था। 3 साल पहले वह रास्ते में एक घायल आदमी को बचाने के कारण अपनी डेट के लिए 2 घंटे देर से पहुंची थी। जब तक वह पार्क में पहुंची, रोहन खुराना पहले ही जा चुका था। घर लौटने के बाद उसे पता चला कि रोहन खुराना गलती से पार्क में चट्टान से गिर गया था और उसे अस्पताल भेजा गया था। संयोग से उसकी सौतेली बहन सिया शर्मा भी उस समय पार्क में थी। उसे बचाने की कोशिश में वह भी गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई। उसे भी अस्पताल ले जाया गया। उस दुर्घटना से सिया शर्मा के सिर पर निशान पड़ गया और तब से नाटक शुरू हुआ। रोहन खुराना और सिया शर्मा के बीच कुछ चल रहा था, और जहां तक उसे दिख रहा था, हर चीज़ के लिए वही रिया शर्मा जिम्मेदार थी। ये तब था जब दोनों परिवारों ने दोनों के बीच सगाई की इजाज़त दे दी थी, और टेक्निकली रोहन खुराना उसका मंगेतर था। रिया शर्मा स्कूल की डॉर्मेट्री में वापस गई और एक बिल्कुल नया आउटफिट निकाला, जिसमें एक मेंस शर्ट और एक जोड़ी सूट पैंट थी। इसकी कीमत उसकी गर्मियों की नौकरी से मिलने वाली महीने की सैलरी का आधा थी। पिछले 3 सालों में बहुत कुछ हुआ, जिसमें उसके माता पिता का तलाक भी शामिल है। निंग परिवार ने उसे और उसकी मां को घर से निकाल दिया था। वह अब निंग परिवार की जवान लड़की नहीं रही थी। रिया शर्मा ताज पैलेस की ओर दौड़ी। उसने कमरा 2016 के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और पाया कि दरवाज़ा खुला हुआ है। इसलिए उसने उसे थोड़ा सा खोला। कमरे से 2 आवाज़ें आईं। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसका दिल तुरंत सीने में बैठ गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। जैसा सोचा था, उसे कार्पेट पर कपड़े बिखरे हुए दिखे, जबकि 2 लोग एक चौड़े, मुलायम सोफे पर एक दूसरे से उलझे हुए थे। रिया शर्मा को ये दिल में छुरा घोंपने जैसा लगा। उसे लगा कि रोहन खुराना ने उसे सुलह करने के लिए बुलाया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में उसे ये देखने के लिए बुलाएगा उसका मंगेतर किसी दूसरी औरत के साथ सो रहा है। पिछले 3 सालों में उसने उसके साथ बहुत ठंडा बर्ताव किया था और उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की थी।
वह अक्सर अखबार में किसी खास फीमेल सेलिब्रिटी या सोशलाइट के साथ उसके लव अफेयर्स की खबरें देखती थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि ऐसी बातें सिर्फ गॉसिप पर आधारित फालतू हेडलाइन होती हैं। उसने यह मानना चुना कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। वह हमेशा बिना किसी शक के उसके साथ मजबूती से खड़ी रही थी। उसने उसे पूरी इज्जत और भरोसा दिया था। लेकिन अब ये सब किस लिए था? उसने उसके सामने ही उसे धोखा दिया। उसे इस तरह बेइज्जत करने के लिए वह उससे कितनी नफरत करता था। ये सोचकर कि वह यहाँ आकर कितनी खुश थी, उसे पूरी तरह से बेवकूफ़ जैसा महसूस हो रहा था। रिया शर्मा की मौजूदगी सोफे पर बैठे दो लोगों ने देखी। जैसे ही औरत के लाल नाखून उस आदमी की छाती पर लुभाने वाले अंदाज में फिरे, वह खिलखिलाई और बोली, मिस्टर जू, आपकी मंगेतर यहाँ है। जू से बात करते हुए वह औरत रिया शर्मा को उकसाने वाली नज़रों से देखती रही। मुंबई में ऐसा कोई नहीं था जिसने रिया शर्मा के बारे में न सुना हो, जो पूरे शहर की नंबर 1 सोशलाइट थी। उसकी खूबसूरती किसी भी दूसरी औरत से कहीं ज्यादा थी। यह अफसोस की बात थी कि नंबर 1 सोशलाइट की शान चली गई थी। हर कोई उस पर कदम रखने और उसे बेइज्जत करने का मौका लेना चाहता था, और इसका कोई और कारण नहीं था सिवाय उसकी बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली खूबसूरती के। वह औरत इतनी खुश थी कि वह निंग के मंगेतर के साथ सो गई। रोहन खुराना के माथे पर पसीने की एक पतली परत जम गई। औरत की गर्दन को चूमते हुए उसने बेपरवाही से कहा, उसे नज़रअंदाज करो, बहुत निराशाजनक है। वह बस मेरे लिए कपड़े लाने आई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मिस्टर जू? हाँ, औरत ने अपनी बाहें उनके गले में डालते हुए हंसते हुए कहा। रिया शर्मा ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। ये बर्दाश्त के बाहर था। उसने एक और कदम बढ़ाया और अंदर चली गई। चैप्टर 4, मुझे तुम्हें सेटिस्फाई करने दो। उस औरत को उम्मीद नहीं थी कि रिया शर्मा वहां आएंगी। उसने अपनी प्यारी आंखें उठाईं और रिया शर्मा को गुस्से और नफरत से देखा। वह क्या करने वाली है? चीज़ें तोड़ फोड़ेगी या मुझसे लड़ेगी? अगर वह कुछ नहीं करती तो मुझे और चिंता होती। जब उसने देखा तो उसे एहसास हुआ कि रिया शर्मा उससे 2 कदम दूर रुक गई थी, जो उस पर ताना मार रही थी। उसकी नज़रें कह रही थीं, मैं पहले से ही यहाँ देखने के लिए हूँ। तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। औरत को लगा जैसे उसके चेहरे पर जोर का थप्पड़ पड़ा हो। उसका चेहरा शर्म से जल रहा था। वह जल्दी से रोहन खुराना से लिपट गई और फ्लर्ट करते हुए बोली, मिस्टर जू, अपनी मंगेतर को देखो। जैसे ही रिया शर्मा उनकी ओर बढ़ी, रोहन खुराना ने अपनी हरकत रोक दी। वह उसके अगले रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। एक आम औरत या तो रोते हुए भाग जाएगी या दौड़कर अंदर आएगी और पागलों की तरह चिल्लाएगी जब वे अपने मंगेतर को धोखा देते हुए पकड़ लेंगी। लेकिन वह काफ़ी शांत थी। वह बिना आवाज़ किए वहीं खड़ी रही। अपनी मजबूत इच्छाशक्ति को देखते हुए वह सच में टी सिटी में नंबर 1 सोशलाइट के तौर पर अपने नाम पर खरी उतरी। पिछले 3 सालों से चाहे उसने या उसकी माँ ने उसे कितनी भी बेइज्जती क्यों न दी हो, उसने न तो घमंड दिखाया और न ही विनम्र। रोहन खुराना का जोश अचानक कम हो गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने नफरत से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? रिया शर्मा ने अपने बालों की एक लट कान के पीछे की और शान से कहा, क्योंकि तुमने मुझे आने के लिए कहा है तो मैं कोऑपरेट करूंगी और एक अच्छी ऑडियंस बनूंगी। रिया शर्मा ने अपने गुलाबी होठों के कोने उठाए और एक खूबसूरत मुस्कान दी। उसने अपने बैग से अपना सेल फोन निकाला और कहा, क्यों न मैं इस मौके को यादगार बनाने के लिए एक फ़ोटो ले लूं। सम्राट एंटरटेनमेंट के सीईओ और यह वोग मॉडल एक साथ सोते हुए। अगर यह फ़ोटो फैल गई तो मुझे यकीन है कि तुम हेडलाइन बनोगी। तुम। मॉडल ने कभी नहीं सोचा था कि रिया शर्मा इतनी साफ और तीखी बात करेंगी कि रोहन खुराना के साथ उनके हितों के टकराव को बताएंगी और उनके भविष्य के करियर को बर्बाद करने की धमकी देंगी। दफ़ा हो जाओ मुझसे, रोहन खुराना सोफे पर बैठे मॉडल पर चिल्लाया और उसकी नज़रें रिया शर्मा पर टिकी थीं। अगर फ़ोटो बाहर आ गई तो पक्का बहुत हंगामा होगा। बोर्ड उस पर टूट पड़ेगा और यह भी कि उसके पिता उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अपने करियर के आगे उसके लिए मॉडल क्या था? मॉडल में रोहन खुराना का आदेश न मानने की हिम्मत नहीं हुई। कमरे से बाहर जाने से पहले उसने रिया शर्मा पर ऊँफ किया। कमरे में सिर्फ वे दोनों ही बचे थे। रोहन खुराना ने रिया शर्मा का फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया। उसने पहले कैमरे के शटर की आवाज़ सुनी थी और उसे लगा कि वह औरत कुछ भी कर सकती है। वह जल्दी से फ़ोटो डिलीट करना चाहता था, लेकिन जो फ़ोटो उसे मिली वह सिर्फ सोफे के कोने की थी। उसमें सिर्फ सोफे का मैरून रंग दिख रहा था। वह रुका और रिया शर्मा को देखा। रिया शर्मा की खूबसूरत आंखों में हल्की सी ठंडक थी। वह थोड़ी निराश और थोड़ी उदास लग रही थी। उसकी हुक्म चलाने वाली नज़रों ने उसे गर्व और अलग थलग कर दिया था। जब वह शांति से उसे देख रही थी, रोहन खुराना हैरान रह गया। रिया शर्मा ने अपना पतला हाथ बढ़ाया और पेपर बैग सोफे पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, जो कपड़े तुम्हें चाहिए थे मैं उन्हें यहाँ ले आई, गुड बाय। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गई। रोहन खुराना को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में दर्द क्यों हो रहा है।
उसने रिया शर्मा की पीठ देखी और उसके अंदर गुस्सा जलता हुआ महसूस किया। वह पिछले 3 सालों से हमेशा ऐसी ही थी। उसने कभी जलन नहीं दिखाए, न ही लड़ाई शुरू करने की परवाह की और न ही उसने कभी आंसू बहाए। रिया शर्मा दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक एक हाथ ने उसकी पतली कलाई पकड़ ली। रोहन खुराना ने उसे दीवार से टकराने के लिए अपनी ताकत लगाई और अपना शरीर उसके शरीर से सटाने के लिए झुका। उसने अपने खुरदुरे अंगूठे से उसके लाल होंठों को रगड़ा, एक शरारती मुस्कान दी और कहा, रिया शर्मा, यह मत सोचना कि तुम किसी से बेहतर हो। तुम इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें छुआ नहीं, है ना? चलो मैं तुम्हें अब संतुष्ट करता हूँ। चैप्टर 5। रोहन खुराना, अपनी बेइज्जती मत करो। वह उसकी गर्म और भारी सांसें महसूस कर सकती थी। उसकी पतली पीठ दीवार से टकरा रही थी। उसे दर्द हो रहा था। उसे उसके शरीर और होंठों पर मॉडल के परफ्यूम की महक आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। जब उसने अपनी आंखें बंद कीं, तो उसने उसके किस से बचने के लिए अचानक अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया। रोहन खुराना का किस उसकी गर्दन पर पड़ा। लड़की की स्किन उसके होंठों पर मुलायम और गर्म महसूस हो रही थी, जैसे किसी प्रीमियम सिल्क का टुकड़ा। और उससे अच्छी खुशबू आ रही थी। ये परफ्यूम नहीं था, बल्कि उसके सुंदर शरीर से आ रही एक नेचुरल औरत की खुशबू थी। उसने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने अपनी गर्दन दूसरी तरफ की, उसकी गर्दन खास तौर पर सुंदर और गोरी दिख रही थी। हल्की रोशनी में उसकी चमकदार स्किन उसकी धुंध में ढकी फूलों की पंखुड़ियों जैसी लग रही थी। यहाँ तक कि बालों की पतली परत भी क्रिस्टल और मुलायम लग रही थी। 3 साल से उसने उसे ठीक से देखा नहीं था। उसे कैसे पता चलता कि वह इतनी आकर्षक हो गई है? उसने अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा था। उसकी गर्दन की स्किन देखकर ही उसका खून खौल उठा था। रोहन खुराना ने उसे कमर से पकड़ा, उठाया और सोफे की तरफ चला गया। रोहन खुराना, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तब तक रिया शर्मा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वह छटपटाने लगी। उसके हाथ उसके कंधे और पीठ पर जोर से टकरा रहे थे। वह उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके विरोध के बावजूद उसे सोफे पर फेंक दिया गया। उसने उसके और मॉडल के बारे में सोचा। वह तस्वीर उसके दिमाग में ताज़ा थी और उसे बीमार महसूस हो रहा था। रोहन खुराना, मेरे ऊपर से हट जाओ। मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। रोहन खुराना ने उसके मुलायम छोटे हाथों को अपने हाथों में लिया और 2 उंगलियों से उसकी ठुड्डी भींच ली। उसने मजाक उड़ाया, गंदी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर यह शब्द इस्तेमाल कर सकती हो? तुम मुंबई फिल्म अकेडमी गई थी, शो बिजनेस में सोकर आई थी, और तुम किसी से भी बेहतर जानती हो कि तुम कितने आदमियों के साथ सो चुकी हो। तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें छूने को तैयार हूँ। बस इसका मजा लो। वह कितने आदमियों के साथ सो चुकी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने सोचा कि भले ही 3 साल पहले डेट पर देर से आने से लड़के की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची हो, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार आसानी से कम नहीं होगा। पिछले 3 सालों से उसने हमेशा उसके लव अफेयर्स की अफवाहों पर आंखें मूंद ली थीं और चुपचाप उसके साथ खड़ी रही थी। उसे लगता था कि वह उसे वापस पा सकती है। लेकिन क्या वह उसके बारे में यही सोच रहा है? रिया शर्मा ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी जीभ की नोक काट ली, जबकि वह उसे अपने दांतों से बाहर निकाल रहा था। दोनों के मुंह में खून का स्वाद भर गया। उसे दर्द महसूस हुआ और वह अकड़ गया। वह फुफकारा और तुरंत उसे छोड़ दिया। उसे उदास होकर देखने लगा। वह इतनी गुस्सैल कैसे हो सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? रिया शर्मा ने खुद को ऊपर उठाया और अपने होंठ हाथ से पोंछे। वह पीली दिख रही थी, लेकिन उसने पानी भरी आंखों से उसे निडर होकर देखा। रोहन खुराना, मेरी बेइज्जती मत करो और अपनी बेइज्जती मत करो। वह उठी और चली गई। सड़क पर चलते हुए पतझड़ की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। उसका गला भर आया और इतने समय से रोके हुए आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बुरा कैसे और क्यों बन गया। वह पहले ऐसा नहीं था। चैप्टर 6। बार में नशे में उसकी याद में रोहन खुराना हमेशा जीन्स के साथ सफ़ेद जर्सी पहनता था। वह उससे 4 साल बड़ा था। वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ उसे स्कूल में ढूंढने आता था और वे उसके कंधे पर धक्का देकर मजाक करते थे, बुरा नहीं जुंक्सी, तुम अपनी इस खूबसूरत गर्लफ्रेंड को छिपा रहे थे। वह उसे प्यार भरी कोमल नज़रों से देखते हुए शर्मा जाता था। वह बिल्कुल पड़ोस के लड़के जैसा था, एक प्यारा सा शरीफ नौजवान। लेकिन उसे क्या हुआ? उन्हें क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे उसके दिल का एक हिस्सा खोखला हो गया हो। रोहन खुराना नाम उसकी जवानी में हमेशा अच्छे मतलब रखता था, जब तक कि वह बड़ी नहीं हो गई और वह बदल नहीं गया। उनके बीच चीज़ें पहले जैसी कभी नहीं हो सकीं। रिया शर्मा रोई और अपने आंसू पोंछे। जब वह चल रही थी तो उसके बैग में उसका फ़ोन बजा। हेलो रिया शर्मा, फिल्म क्रू एक टेम्पररी आदमी ढूंढ रहा है। क्या तुम फ्री हो? एक शो 200 रुपये में। रिया शर्मा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और जवाब दिया, हाँ मैं फ्री हूँ। एड्रेस क्या है? मैं अभी आती हूँ। जिंदगी चलती रहती है। वह हार नहीं मानेगी और न ही खुद को टूटने देगी।
उसकी माँ अभी भी हॉस्पिटल में थी। मेडिकल फीस और ट्यूशन फीस सब उसके कंधों पर थे। वह अच्छी तरह से जिएगी, ये साबित करने के लिए कि जिसने भी उसे रौंदा वह सब ठीक है। एक फिल्म के सेट पर डायरेक्टर चिल्लाया, एक्शन। खूबसूरत दूसरी फीमेल लीड ने रिया शर्मा की तरफ इशारा किया और डांटा, तुम बेशर्म कुतिया, मेरे पति को रिझाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पाक। दूसरी फीमेल लीड ने रिया शर्मा को थप्पड़ मारा। उसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि रिया शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने साथ दिया और आंखें बंद कर लीं, अपने आंसू बहने दिए। उसने कमजोरी से कहा, यंग मिस्ट्रेस, यह एक गलतफहमी है, सर और मैं बेकसूर हैं। कट। डायरेक्टर चिल्लाया। उसने दोनों को एक संतुष्ट मुस्कान के साथ देखा, बहुत बढ़िया। एक टेक में हो गया। दूसरी फीमेल लीड को जल्द ही उसके असिस्टेंट ने जैकेट से ढक दिया। उसने हाथ में गर्म दूध वाली चाय का कप पकड़ा हुआ था और रिया शर्मा के गाल पर लगे लाल निशान को देख रही थी। उसने बनावटी अंदाज में माफ़ी मांगी, रिया शर्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैं रोल में बहुत ज़्यादा खो गई थी, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया होगा। रिया शर्मा ने उसका गाल महसूस किया और दूसरी फीमेल लीड की आंखों में शरारत को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। दूसरी फीमेल लीड मुस्कुरा दी। रिया शर्मा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। मुझे लगता है कि तुमने थप्पड़ मारने वाले सीन में बहुत अच्छा काम किया है। अगली बार अगर ऐसा कोई सीन होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर वह अपनी असिस्टेंट के साथ चली गई। पूजा, जो रिया शर्मा के पास थी, बाहर आए और उसे 200 रुपये दिए। उसने दूसरी लीड को घमंड और घमंड से फूलते हुए गुस्से में देखा। रिया शर्मा, उसने तुम्हें जानबूझकर इतनी जोर से मारा, उसने इतना मजाकिया कमेंट भी किया। असल में तुम्हारी एक्टिंग उससे कहीं बेहतर है, बस तुम्हें अभी तक ब्रेक नहीं मिला है। रिया शर्मा ने 200 रुपये अपने बैग में रखे, पूजा की तरफ कंधे उचकाए और मुस्कुराई, उसने मुझे जोर से मारा। मेरा चेहरा दुख रहा है लेकिन उसका हाथ भी दुख रहा है। और अगर वह सच में मुझसे नफरत करती है तो उसने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? इससे तो मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई। बदला लेने के लिए वह मुझे दर्जन भर बार मार सकती है। मैं नहीं कह सकती कि वह स्मार्ट है या बेवकूफ़। रिया शर्मा की बात सुनकर पूजा खुश हो गई। फिर उसके कलीग ने उसे एक बार में बुलाया। पूजा रिया शर्मा को घसीट कर ले गई। रिया शर्मा, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं और सब कुछ नेगेटिव भूल जाते हैं। नशा 1000 दुखों का सॉल्यूशन है। बार के एक प्राइवेट कमरे में रिया शर्मा ने पूजा की नशा 1000 दुखों का सॉल्यूशन है वाली बात को ध्यान में रखते हुए कुछ गिलास हार लेकर पी। हल्की फुल्की होने के बावजूद कुछ ड्रिंक्स के बाद उसे तुरंत चक्कर आने लगा। वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, वॉशरूम जाने के इरादे से। पूजा उसका साथ देना चाहती थी लेकिन उसके साथ काम करने वालों ने उसे रोक लिया। रिया शर्मा ने हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। फिर वह प्राइवेट रूम से चली गई। अध्याय 7, एक लंपट से मुलाकात। वह मुश्किल से कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसने अंदर बैठे लोगों को उसके बारे में बात करते सुना। जो रिया शर्मा 200 के लिए थप्पड़ खाने को कैसे तैयार है? मुझे वह निंग परिवार की प्यारी लड़की के रूप में याद है। वह इस तरह कैसे हुई? मुझे शुरू भी मत करवाओ। ये सब उसके लंपट पिता की वजह से है। रिया शर्मा की मां को जब वह छोटी थी तब चीनी ओपेरा बहुत पसंद था और वह कामिनी, एक शानदार चीनी ओपेरा कलाकार के साथ वास्तव में करीब हो गई थी। कामिनी ने 20 साल पहले सिया शर्मा को जन्म दिया। रिया शर्मा सिया शर्मा को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, बिना ये जाने कि वह वास्तव में उसकी सौतेली बहन थी। रिया शर्मा के पिता ने 3 साल पहले उसकी मां को तलाक दे दिया। कामिनी और सिया शर्मा के साथ रहने लगे और रिया शर्मा और उसकी मां को परिवार से बाहर निकाल दिया। क्या मिस कामिनी? वह चीनी ओपेरा सकल में बहुत इज्जतदार हैं, एक बहुत तारीफ पाने वाली आर्टिस्ट हैं। कैसे? चुप रहो, उसे यह मत सुनने दो। दुनिया जंगल के कानून से चलती है। हालांकि कामिनी अपनी सबसे अच्छी दोस्त की पीठ पीछे धोखा दे रही थी, फिर भी किसने कुछ कहने की हिम्मत की? मुझे रिया शर्मा और उसकी मां के लिए सच में दुख हो रहा है। उसकी मां अभी भी बीमार है और उसके मंगेतर शू के परिवार ने बहुत कम मदद की है। वह सच में बहुत परेशान है। ओह, और रिया शर्मा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हर दिन उसके सुंदर चेहरे पर लार टपकाने वाले मर्दों की बात करें तो। अब मैं किसी शुगर डैडी को मनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वह पार्टियों में जाने और बड़े लोगों से मिलने जुलने को तैयार हो जाए तो उसकी इनकम ए लिस्ट टॉस जितनी हो सकती है। हाँ, ठीक है। रिया शर्मा जब मुंबई फिल्म अकेडमी में पढ़ रही थी तो वह बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। जब वह 19 साल की थी तो गैलेक्सी एंटरटेनमेंट उससे साइन करने वाला था, लेकिन उसने एक बार हुआई के सीईओ को थप्पड़ मार दिया जब उसने उसका हाथ छुआ। उस घटना के बाद उसे पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और अब वह सिर्फ छोटे मोटे रोल ही कर सकती है। शो बिजनेस के काले छिपे हुए नियम। कमरे के अंदर लोगों को अपने बारे में बात करते हुए सुनकर रिया शर्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह सहारे के लिए दीवार पर हाथ रखते हुए बाथरूम चली गई।
उसे उस आदमी को थप्पड़ मारने का कभी अफसोस नहीं होगा। लोग कहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गंदगी से भरी है, लेकिन फिल्म सर्कल में हर कोई गंदा नहीं है, सिर्फ काले दिल वाले लोग हैं। वह कभी भी अपने मोरल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी या खुद को धोखा नहीं देगी। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने के बाद भी रिया शर्मा को चक्कर आ रहा था। वह बाथरूम से बाहर निकली। कुछ कदम चलने के बाद वह एक आदमी से टकराई जिससे शराब की तेज बदबू आ रही थी। वह उस पर चिल्लाया, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? रिया शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। उसने उसे देखा और जम गई। कितनी छोटी दुनिया है। वह हुआई का पहला आदमी था जिसके बारे में वे अभी बात कर रहे थे। वह आदमी भी रिया शर्मा को देखकर हैरान रह गया, लेकिन फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। पिछले 2 सालों में रिया शर्मा उन सभी ए लिस्ट स्टार से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी जिनके साथ वह सोया था, बिना मेकअप के भी। वह कुछ करने वाला था। ओह, ये तुम हो? तुम पिछले 2 सालों से कैसी हो? हुआई वापस आना चाहती हो? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम्हारा वहाँ हमेशा स्वागत है। थोड़ी शराब के नशे में एक 40 साल के आदमी ने ऐसे कहा। सही, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसमें हिम्मत थी, क्योंकि हुआई और यंगहुआंग, जिनमें से यंगहुआंग का मालिकाना हक जू फैमिली के पास था, इंडस्ट्री की 2 सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियां थीं। बदकिस्मती से दोनों से उसकी अनबन हो गई। तुम्हारे ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने बेपरवाही से कहा और चलते रहे। जब वह जा रही थी तो वह आदमी उसे गंदी और एक्साइटेड नज़रों से देख रहा था। वह इंडस्ट्री में इतने लंबे समय से थे कि यह मानने को तैयार नहीं थे कि कोई ऐसी औरत भी थी जिसे वह चाहते थे लेकिन पा नहीं पाए। वह उसके पास पहुंचने के लिए कुछ कदम दौड़े, उसकी कमर में हाथ डाला और कहा, रिया शर्मा, मुश्किल रास्ता मत चुनो। अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं पक्का करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आरामदायक हो। चैप्टर 8 सरलू चैप्टर 8 सरलू रिया शर्मा अच्छी तरह तैयार थी। जैसे ही उसने उसका पीछा करना शुरू किया, उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और एक मोड़ ले लिया। वह उस बिगड़े हुए आदमी के इशारे से बचकर भीड़ में आगे भाग गई। मिस्टर गुलशन ने देखा कि रिया शर्मा ने उसे कैसे मना कर दिया और गाली दी, कुतिया, बस देखो मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और रिया शर्मा का पीछा किया। रिया शर्मा चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर गुलशन सबके सामने उसका पीछा करना चाहेंगे। ये सच में बदकिस्मती थी कि एक ही दिन में उसे एक नहीं बल्कि 2 बिगड़े हुए आदमी मिले। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और बार की लॉबी में भागी। बार में कोई चमकते हुए नियॉन लैंप या तेज म्यूजिक नहीं था। इसके उलट माहौल काफ़ी शांत और अपनापन भरा था। शहरी वाइट कॉलर वर्कर अपना स्ट्रेस कम करने के लिए ग्रुप में यहाँ आते थे। रिया शर्मा ने इधर उधर देखा, किसी ऐसे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उसकी मदद कर सके। ठीक उसी समय 2 स्टाफ मेंबर ने बार का दरवाज़ा खोला। बार मैनेजर ने लोगों के झुंड को झुककर प्यार से नमस्ते किया। सबसे आगे काले रंग का टैलेड सूट पहने एक आदमी था, जिसके चारों ओर लोगों का एक ग्रुप था। रिया शर्मा थोड़ी नशे में थी और वह उस आदमी का चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी। वह सिर्फ उस आदमी की लंबी टांगों को ढके हुए अच्छी तरह से डिज़ाइन की हुई और अच्छी तरह से प्रेस की हुई पैंट देख पा रही थी। उसके हर कदम से एक रौबदार लुक आ रहा था। रिया शर्मा एक ही नज़र में बता सकती थी कि वह एक ऊंचे दर्जे का आदमी है। वह हिचकिचाई नहीं बल्कि लड़खड़ाते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ी। उसने अपनी बाहें फैलाईं और उस आदमी की गर्दन को गले लगा लिया। वह धीरे से मुस्कुराए और बोली, मेरे प्यारे, तुम मुझे लेने आए हो। उसे यह सोचने का समय नहीं मिला कि आसपास की भीड़ में कौन हॉन्फ रहा है। पिछले 3 सालों से वह इंसानी रिश्तों की सारी उलझनों से गुजर रही थी। मिस्टर गुलशन उसका पीछा कर रहे थे और वह जानती थी कि अगर वह मदद मांग भी ले तो बहुत कम लोग ही शामिल होने की हिम्मत करेंगे। यह अजीब बात थी। वह आमतौर पर ताकतवर लोगों से घुलने मिलने से बचती थी, लेकिन अब वह इन ताकतवर अधिकारियों से कनेक्शन बनाना चाहती थी। उसने उस आदमी को अपनी नम आंखों से देखा। अचानक वह हैरान रह गई। वह आदमी बहुत अच्छा दिखता था। उसके मूर्ति जैसे चेहरे, उसका सुडौल शरीर, तलवार जैसी भौहें और पहाड़ जितनी ऊंची नाक। सबसे ज़रूरी बात, उसकी गहरी और सुंदर आंखें थीं। वे बहुत साफ और चमकदार थीं, ऑब्सीडियन की तरह चमकदार। जब उसने उनमें देखा तो उसे लगा जैसे वे बेहिसाब हों, 2 गहरी झीलों की तरह और बहुत खतरनाक। रिया शर्मा को वह बहुत जाना पहचाना लगा। ऐसा लगा जैसे उसने इन आंखों को पहले कहीं देखा हो। मिस्टर गुलशन गुस्से से जल रहे थे और उसका पीछा करने के लिए पक्के इरादे वाले थे। ये देखकर कि रिया शर्मा एक आदमी से चिपकी हुई थी, उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और उसे खींचकर ले जाना चाहते थे। हालांकि वह 20 साल से ज़्यादा समय से एंटरटेनमेंट सर्कल में थे और उन्होंने बहुत कुछ देखा था। वह एक नज़र में बता सकते थे कि ये लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ लापरवाही से खिलवाड़ किया जाए। मिस्टर गुलशन अकड़ गए। सबसे आगे खड़े आदमी ने अपने हाथ जेब में डाले हुए थे। जो रिया शर्मा को देख रहा था, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा। फिर उसने उस आदमी के पीछे खड़े लोगों के झुंड को देखा और उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे मिले।
वह हैरान था कि उसके साथ जो लोग थे वे टी सिटी के कुछ जाने पहचाने बड़े लोग थे। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि उस आदमी के बगल में जो आदमी खड़ा था वह वरुण था। जो परिवार का नाम सबके कानों में बिजली की तरह गूंज रहा था। वरुण के दादा सेंट्रल अधिकारियों के लीडर थे और बहुत असरदार थे। उसके पिता टी सिटी के मेयर थे और वह खुद एक मशहूर बेकाबू युवा मास्टर थे। उसके पिता एक बार उससे नाराज हो गए थे और कई साल पहले उसे मिलिट्री कैंप में फेंक दिया था। उसने वरुण के होठों के बीच एक सिगरेट देखी जब जो ने उसे नफरत से देखा। उस नज़र से मिस्टर गुलशन थोड़े होश में आए। वह तुरंत मुस्कुराए और माफ़ी मांगने के लिए झुके। एक्सक्यूज़ मी, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। उद्धरण चिन्ह। वह मुड़े और चले गए। वह 2 कदम चला और किसी ने धीरे से आवाज़ लगाई जैसे कोई इंस्ट्रक्शन मांग रहा हो या कोई सवाल पूछ रहा हो। सर लू। मिस्टर गुलशन ठंडे पसीने से लथपथ थे। उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीन से उसे पहुंचा। उन्होंने सिर्फ एक सर लू के बारे में सुना था। अगर वह आदमी था जिसने पूरे समय उसकी तरफ देखा भी नहीं तो सिचुएशन समझ में आती थी। चैप्टर 9 ये वही लड़की है जिसने 3 साल पहले उसे बचाया था। चैप्टर 9 ये वही लड़की है जिसने 3 साल पहले उसे बचाया था। ये राहुल था, अर्जुन सिंघानिया का सेक्रेटरी, जिसने अभी कहा सर लू। राहुल ने एक आधी नशे में धुत औरत को अपने बॉस के गले में हाथ डाले देखा और वह अर्जुन सिंघानिया से उस औरत को घसीट कर ले जाने की इजाज़त मांग रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने हाथ हिलाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने औरत की तरफ देखा। ये वही थी, वही लड़की जिसने 3 साल पहले उस सर्दी के दिन उसकी जान बचाई थी। दिलचस्प। अर्जुन सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए धीमी और प्यारी आवाज़ में पूछा, मिस, क्या आपने मुझे किसी और से कंफ्यूज कर दिया है? वह किसे, डियर, कह रही है? एक मोटे, अधेड़ उम्र के बदचलन आदमी का पीछा करना जिसे उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि पिछले 3 सालों में उसे बहुत बुरा लगा है। रिया शर्मा को बहुत चक्कर आ रहा था क्योंकि पहले पी गई ड्रिंक्स उसके सिर पर चढ़ गई थीं और उसकी नज़र धुंधली हो गई थी। उसने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की और देखा कि वह आदमी खुशी के साथ एक मजाकिया मुस्कान दे रहा था। उसने उसे एक प्यारी और चमकदार मुस्कान दी और अपने बालों की एक लट कान के पीछे कर ली। उसने अपनी भौहें उठाईं और प्यार से कहा, बस नाटक करने के लिए तुमसे उधार ले रही थी। ये रिएक्शन क्यों? मुझे पता है, मुझे मिल गया। ये लो, तुम्हारी टिप। लू से बात करते हुए रिया शर्मा ने अपने गले में पड़े पैसे निकाले। उसने वी नेक टॉप पहना हुआ था जैसा कि आज की शूटिंग के लिए डायरेक्टर ने ज़रूरी किया था और पब जाने से पहले उसने कपड़े नहीं बदले। उसने अपने गले से एक बिल निकाला और अर्जुन सिंघानिया के सूट की जेब में डाल दिया। फिर उसने उसके कंधे पर थपथपाया और पूरी तरह नशे में मुस्कुराए। ये रहा आज मैंने जो 200 कमाए उसका आधा। यह मत कहना कि मैं दिलदार नहीं हूँ। उसने उसे छोड़ा और लड़खड़ाते हुए चली गई। जब वह चली गई तो राहुल और बाकी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। ये औरत कौन है? क्या उसे उस आदमी के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा है जो अभी उसके ठीक सामने खड़ा था? मिस्टर लू तो उस बिल में 5 और 0 भी जोड़ दे तो भी पलक नहीं झपकाएंगे। हैरानी की बात है कि उसने नोट निकाला। वह पूरी तरह नशे में है। राहुल ने सबसे पहले घूरना बंद किया। उसने अपने बॉस को हिचकिचाते हुए देखा, जो हमेशा की तरह अब भी अच्छे लग रहे थे। लू ने नीचे देखा, नोट उठाया और लापरवाही से उस पर फेंक दिया। राहुल ने जल्दी से नोट पकड़ लिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। उसके बॉस की आंखों में एक मुस्कान थी, एक प्यार भरी, लाड़ प्यार वाली मुस्कान। अर्जुन सिंघानिया चलने लगे। वरुण ने उस तरफ देखा जिस तरफ रिया शर्मा गई थी और उसे कुन्नी मारते हुए उत्सुकता से पूछा, शाओमिंग, वह औरत कौन है? तुम हमेशा औरतों को नज़रअंदाज करते हो, तुमने उसे अपने पास कैसे आने दिया? क्या इसलिए कि वह बहुत सुंदर है? सब जानते थे कि मिस्टर लू अविवाहित रहते थे। वह 30 साल के थे। लू परिवार का पोता और एक बड़ी बिजनेस कंपनी का सीईओ होने के नाते वह लोगों की नज़र में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बैचलर था। इन सालों में वरुण ने उसे कभी किसी औरत पर ध्यान देते नहीं देखा था और एक आदमी होने के नाते जिसने कभी आर्मी में काम किया था उससे फुर्तीला रहने की उम्मीद की जाती थी। वरुण को यकीन नहीं हुआ कि उसने उस नशे में धुत औरत को उससे टकराते हुए नहीं देखा। उसने बस उसे अपनी गर्दन में बाहें डालने दी और वह बहुत प्यार से मुस्कुराया। ज़रूर कुछ तो चल रहा है। अर्जुन सिंघानिया ने वरुण की तरफ देखा, जो साफ तौर पर गॉसिप से एक्साइटेड था। एक जान पहचान वाला जिसने कभी मुझे बचाया था। रिया शर्मा को पब के एक लग्जरी स्वीट में डाल दिया गया। बस यहीं रहो, हमारे बॉस तुम्हें अपना एहसान दिखाने वाले हैं। ठीक है, बस बहुत हो गया। वह वैसे भी बहुत नशे में है और भाग नहीं सकती। चलो बाहर रहकर कमरे की रखवाली करते हैं। हम बॉस की रात खराब नहीं करना चाहते। चैप्टर 10 उसके कमरे में ज़बरदस्ती घुसना। चैप्टर 10 उसके कमरे में ज़बरदस्ती घुसना। रिया शर्मा ज़मीन पर गिर पड़ी। उस दिन उसकी किस्मत बहुत ख़राब थी। वह भी अभी बार से निकली थी और मिस्टर गुलशन के लोगों ने उसे पकड़ लिया और यहाँ फेंक दिया।
हालांकि वह नशे में थी, लेकिन सब उसके शरीर में था। उसका दिमाग अभी भी काफ़ी साफ था। वह बस बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। एक बार वह बूढ़ा बदचलन आदमी अंदर आ गया तो ये तय था कि उसके साथ गलत काम होगा। उसे भागना था, लेकिन कहाँ? दरवाजे पर 2 गार्ड थे, इसलिए वह उस तरफ से बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर वह खिड़की से बाहर निकल जाएगी। उस आदमी से रेप होने से तो बेहतर है कि वह विकलांग हो जाए। रिया शर्मा ने बालकनी का दरवाज़ा खोला और जब उसने देखा कि यह कम से कम 10 मंजिल की खाई है तो उसके पैर कमज़ोर हो गए। उसे ऊंचाई से डर लगता था। रिया शर्मा बिल्डिंग से कूद नहीं सकती थी। उसने चारों ओर देखा, हालांकि उसकी नज़र धुंधली थी। बिंगो, जहां चाह है वहां राह है। हर कमरे की बालकनी सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर थी। वह अगली बालकनी पर चढ़ सकती थी, जो बगल वाले कमरे से जुड़ी थी। रिया शर्मा ने तुरंत एक्शन लिया। वह बालकनी पर चढ़ी और रेलिंग पर बैठ गई। फिर उसने अपनी लंबी टांगें फैलाकर अगली बालकनी पर लटक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और देखने की हिम्मत नहीं की। जब वह अगली बालकनी की रेलिंग पर पहुंची तो आखिरकार उसका हाथ ढीला हुआ और वह उस पर लुढ़क गई। घबराहट से पसीने से तर वह उठी और सुइट में भागी। फ्यू, मैं आखिरकार सुरक्षित हूँ। कमरे में कोई नहीं था और बहुत शांति थी। उसे सिर्फ वॉशरूम से पानी बहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नहा रहा है। रिया शर्मा अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कने के लिए मरी जा रही थी। वह जागते रहना चाहती थी। अगर वह ऐसे चक्कर में बाहर निकली तो मिस्टर गुलशन उसे फिर से पकड़ लेंगे। मैं फिर कभी नहीं पीऊंगी। वह लड़खड़ाते हुए टॉयलेट की तरफ बढ़ी। इस बात का ध्यान रखे बिना कि अंदर कोई हो सकता है, उसने दरवाज़ा खोला। अचानक कहीं से एक बड़े हाथ ने उसकी नाजुक कलाई पकड़ ली। वह घूमी और उसकी पीठ ठंडी मार्बल की दीवार से सट गई। वहां एक हट्टा कट्टा आदमी था जिससे ताज़े नहाकर आने की खुशबू आ रही थी। अर्जुन सिंघानिया ने अपनी बाह में लड़की को देखा। नहाते समय उसे कमरे में कुछ हलचल सुनाई दी, इसलिए उसने अपनी कमर पर एक तौलिया लपेटा और जैसे ही कोई कमरे में घुसा उसे दबाने के लिए तैयार हो गया। उसका चौकन्ना स्वभाव बिजनेस की दुनिया की जंग जैसी तबाही से बना था। कॉर्पोरेट जिंदगी एक वॉर जोन जैसी थी। 3 साल पहले एक कॉर्पोरेट राइवल ने उसे मारने के लिए एक कातिल भेजा था। अगर उस समय वह लड़की न होती तो शायद वह अब तक मर चुका होता। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़की ही अंदर घुस आएगी। उस दिन वे दूसरी बार एक दूसरे से मिल रहे थे। लड़की के हैरानी से रोने के बाद ऐसा लगा कि वह भी उसे पहचान गई। उसने राहत की सांस ली और अपने गुलाबी होंठ फुला लिए। ओह, ये तुम हो? अर्जुन सिंघानिया ने उसकी कलाई छोड़ दी और अपना हाथ उसके बगल वाली दीवार से लगा लिया। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? किसी आदमी के कमरे में ज़बरदस्ती घुसना बहुत खतरनाक है। रिया शर्मा को सच में चक्कर आ रहा था। जमीन पर गिरने से बचने के लिए उसने उस आदमी के हाथ का सहारा लिया, जो ईंट जैसी मजबूत मांसपेशियों से भरा था। कोई मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था। प्लीज़, मुझे अपना फ़ोन दो। मुझे एक कॉल करना है। फिर रिया शर्मा रुकी। वह किसे कॉल करने वाली थी? फिर उसे कौन बचाएगा? उसने झल्लाहट में अपने दूसरे हाथ से अपने बाल बिखेर दिए। रिया शर्मा ने आगे कहा, छोड़ो भी। मुझे कोई कॉल नहीं करना है, तो क्या तुम मुझे अपना शावर दे सकती हो? मैं होश में आना चाहती हूँ। नशे की वजह से लड़की के पहले नाजुक चेहरे पर हल्की सी लाली थी जिससे वह गुलाब की तरह खिल गई थी। वह बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी आधी बंद सुंदर लेकिन नशे में धुत आंखें, उसका चिकना माथा जो पहले उसके बाल बिखेरने पर दिख रहा था, और उसका नाजुक चेहरा अनजाने में एक मासूमियत भरा चाम दे रहा था। इन सब चीज़ों की वजह से उससे नज़रें हटाना नामुमकिन हो गया था। चैप्टर 11 मुझे याद रखो। चैप्टर 11 मुझे याद रखो। उसके रेशमी बालों की कुछ लंटें उसके मजबूत हाथ पर गिरी, उसे गुदगुदी और लुभा रही थीं। अर्जुन सिंघानिया ने उसके निराश और उदास चेहरे को देखा और उसकी आवाज़ नर्म और कोमल थी जब उसने पूछा, कौन तुम्हारा रेप करना चाहता है? मुझे बताओ। यहाँ सुरक्षित है। तुम नहाने से होश में नहीं आ सकती। तुम्हें बस एक अच्छी रात की नींद चाहिए। बताऊँ? हाँ, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी मदद करने के बाद तुम मुझसे क्या चाहते हो? रिया शर्मा थोड़ी टूट गई। उसका शरीर बहुत असहज महसूस कर रहा था और उसका दिल अभी भी खाली था। इस दुनिया में उसका एकमात्र रिश्तेदार उसकी माँ थी, जो अभी भी अस्पताल में अपनी देखभाल का इंतजार कर रही थी, इसलिए चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो गए हों और वह कितनी भी थक गई हो, वह पिछले 3 सालों से डटी हुई थी। 3 साल पहले उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया था और उसकी कॉलेज की ट्यूशन फीस एक मुद्दा बन गई थी। वह जानती थी कि आंटी जू को रोहन खुराना से शादी के लिए राजी होने का पछतावा हुआ होगा। ये जानने के बाद कि उन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें बहुत घमंड था और वह मदद नहीं मांगना चाहती थी, उन हालात में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। असलियत ने उन्हें एक कोने में धकेल दिया था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया था। वह मदद की भीख मांगने के लिए अपनी सारी इज्जत और घमंड जू परिवार के पास ले आई थीं।
रोहन खुराना उनसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आंटी जू मिलेंगी। वह आंटी जू का मतलबी और कड़वा चेहरा नहीं भूल पाईं जब उन्होंने कहा था, ओह, जू परिवार में आने से पहले ही जू परिवार के पैसे खर्च करना चाहती हो। वह भाग गई थीं। वह असल में मुंबई फिल्म अकेडमी या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन इत्तेफाक से उन्होंने पूजा के बताए एक प्रोडक्शन में एक मामूली रोल करके $2000 कमाए थे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि असल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पैसे कमाने की सबसे तेज़ जगह है। हालांकि उस सीन के लिए वह मेन एक्ट्रेस की जगह सिर्फ एक स्टैंड इन थी, लेकिन उन्होंने ऊंचाई के अपने डर पर काबू पा लिया था और रोल के लिए ऊंचाई से कूद गई थीं। उन्होंने अपनी ट्यूशन फीस, उसके बाद किराए, रहने के खर्च और अपनी मां के मेडिकल खर्चों के लिए काफ़ी कमा लिया था। उन्होंने एक के बाद एक छोटे मोटे रोल किए, और छोटे मोटे रोल करने और दूसरी एक्ट्रेस की जगह स्टैंड इन के तौर पर काम करने का काम बहुत पॉपुलर था। वह जानती थी कि मुंबई में लोग उनका चेहरा देखना चाहते हैं, उस मशहूर सोशलाइट का चेहरा उनके गिरने के बाद। उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी, कभी हार नहीं मानी थी और कभी नहीं मानेंगी, लेकिन अब वह थक चुकी थीं। उनका दिल थक गया था। उनकी जिंदगी इतनी अचानक क्यों बदल गई थी? उनके माता पिता का तलाक क्यों हो गया था? सिया शर्मा और रोहन खुराना ऐसे क्यों हो गए? क्यों? उनके चेहरे पर गर्म आंसू बहने लगे। इससे पहले कि रिया शर्मा उन्हें पहुंच पाती, उस आदमी ने उनसे पहले ही आंसू पहुंच लिए। तुम क्यों रो रही हो? क्या मैंने तुम्हें बुली किया है? रिया शर्मा जानती थी कि उन्होंने शराब पी रखी है। उस आदमी ने अपने खुरदुरे अंगूठे से उनके चेहरे को धीरे से गोल गोल सहलाया। उसकी हथेली चौड़ी, मोटी और गर्म थी, जिससे उसे थोड़ा आराम मिला। एक छोटे हाथ ने बड़ी हथेली को नीचे दबा रखा था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे आंसुओं की आवाज़ ज़मीन पर गिर रही हो और गिर रही हो। क्या ये खोने के लिए ही बना है? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, अगर मुझे इसे खोना है तो यह मेरा फैसला होना चाहिए। तुम हैंडसम दिखते हो। मैं उन बदसूरत बूढ़े आदमियों से बर्बाद होने के बजाय तुम्हें अपना शरीर दे दूंगी। मैं आज रात पैसे नहीं मांगूंगी, लेकिन याद रखना, मैं ही तुम्हारे साथ सोई थी। रिया शर्मा ने बोलते हुए ऊपर देखा। दबे पांव चलते हुए उसने अर्जुन सिंघानिया की गर्दन में अपनी बाहें डाली और हिम्मत से उसके पतले होठों को चूमा। अर्जुन सिंघानिया अभी भी एक हाथ से दीवार का सहारा लिए हुए था। उसकी गहरी आंखें चुपचाप लड़की की आंखों से निकल रहे गर्म आंसुओं को देख रही थीं। उसकी आंखें आग जैसी थीं, लेकिन बहुत बेचैन थीं। अर्जुन सिंघानिया मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा जब उसने उसे कमर से मजबूत हाथ से पकड़ा। जैसे ही वे एक साथ लुढ़के, लड़की सिसकी, लुढ़कते हुए उसके मजबूत सीने से लगी और एक पिल्ले की तरह उसके गाल और गर्दन को काटने लगी। अर्जुन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी सांसें थोड़ी गड़बड़ थीं। उसने अपने बड़े हाथ से उसके बालों को सहलाया और भारी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रिया शर्मा ने जो कर रही थी उसे रोक दिया। उसका सिर उसकी गर्दन में दबा हुआ था और पलक झपकते ही पतली मुड़ी हुई पलकों की 2 लाइनें उसकी हल्दी गहरे रंग की स्किन से टकरा गईं। रिया शर्मा, किंग का मतलब है बेमिसाल खूबसूरती। चैप्टर 12, रो रोकर थकने के बाद नींद। चैप्टर 12, रो रोकर थकने के बाद नींद। जब वह मिडिल स्कूल में पढ़ रही थी तो उसने अप्सरा नाम की एक किताब पढ़ी जो उसे बहुत पसंद आई। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के शुरुआती सालों की कहानी थी और एक ऐसी औरत के बारे में थी जो प्रोस्टिट्यूशन में पड़ गई थी। वह गाने और डांस करने में अच्छी थी और वह थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली थी। जब उसके पास समय होता तो उसे रतन की कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ना पसंद था। वह सपना देखती थी कि जब वह अपने होमटाउन लौटेगी तो वह बिना मास्क के और राख से दोबारा जन्म लेकर सामने आएगी। वह उस औरत की तारीफ करती थी। उसके नाम में एक किंग था, इसीलिए जब भी वह अपना इंट्रोडक्शन देती थी तो वह हमेशा रिया शर्मा, जिसका मतलब है बेमिसाल खूबसूरती, कहती थी। वह उस समय निंग परिवार की जवान लड़की थी। जब वह छोटी थी तो वह बहुत सोच समझकर काम नहीं करती थी। उसने हमेशा भोलेपन में सोचा था कि अगर वह पहले के समय में रहती तो वह पक्का किताब की औरत की तरह गर्मियों के फूल की तरह शांत जिंदगी जीती। लेकिन वह क्या कर रही थी? वह बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं थी, फिर भी उसने अपना शरीर एक अजनबी को दे दिया। वह जो कुछ भी कर रही थी वह उसके छोटे रूप की उम्मीदों के खिलाफ था। क्या उसने बस खुद पर हार मान ली थी? अर्जुन सिंघानिया ने अपना सिर एक तरफ किया और उसके होंठ उसके बालों पर फिरे। लड़की का शरीर मुलायम और छोटा था और उससे एक मनमोहक खुशबू आ रही थी। वह कोई संत नहीं था और उसका शरीर अपने आप रिएक्ट कर रहा था। उसने अपने होंठों के कोने हल्के से उठाए और धीमी लेकिन नर्म आवाज में बोला। वह काफी लुभावना लग रहा था। जो चीज़ तुम्हें खोनी है वह वही होनी चाहिए जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास है भी तो अगर तुम उसे खोना नहीं चाहती तो दूसरे उसे छीन नहीं सकते। रिया शर्मा के आंसू नदी की तरह बह निकले। वह घूमी और जमीन पर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती से लगा लिया और एक गेंद की तरह लुढ़क गई। अर्जुन सिंघानिया ने अपने सिर के ऊपर लगे झूमर को देखा।
उसने मुड़कर देखा कि लड़की का कंधा लाचारी से कांप रहा था जब वह रो रही थी। सूरज डूबने की रोशनी में उसकी चमकदार आंखें गहरी रोशनी से टिमटिमा रही थीं, जैसे रात के आसमान में छिपे किसी बाज की। वह चुपचाप इंतजार करता रहा। जब लड़की रोते रोते थक गई तो वह सो गई। उसने धीरे से अपना हाथ उसके सिर के नीचे से हटाया। जब भी कोई इंसान इमोशनली टेंशन में होता है तो उसे आराम करने और सोने की ज़रूरत होती है। ये लड़की उसी हालत में थी। जब वह हिला तो सो रही लड़की अजीब तरह से कांप उठी। वह मुड़ी और अपने आप उसकी गर्म छाती को पाया और बिल्ली के बच्चे की तरह उसके गले लग गई। अर्जुन सिंघानिया ने अपने होंठ काटे और बेबस लग रहा था। क्या वह बस मजाकिया नहीं थी? वह लगातार आग को हवा दे रही थी। क्या उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? उसने अपनी बाईं तर्जनी उंगली मोड़ी और अपनी उंगली के पिछले हिस्से से उसकी मुलायम नाजुक स्किन को छुआ। उसे याद आया कि 3 साल पहले वह अब भी कितनी मासूम दिखती थी, लेकिन अब वह एक खिले हुए फूल की तरह थी, चमकदार और मनमोहक। पिछले 3 सालों से उसे याद था कि जब उसे लगा कि वह मर गया है तो उसने उसके लिए कैसे आंसू बहाए थे। उसके आंसू उसके गालों पर गिरे और उसके होश में समा गए, जो बहुत ज़्यादा दर्द से सुन्न हो गए थे, और वे उसके दिल में बहते रहे। लू परिवार का सीधा वंशज होने के नाते वह कितनी शान रखता था, ये दिखाता था कि वह कितने खतरे में था। एक ऐसे परिवार में जहां सब कुछ फायदे और नुकसान के बारे में था, ज़्यादा प्यार दुलार नहीं था। ऐसा नहीं था कि परिवार में प्यार नहीं था, लेकिन ग्रीनहाउस में एक छोटा सा फूल भी कड़ाके की सर्दी में बेर के फूल से नहीं लड़ पाएगा। वह ठंडा खून वाला था, लेकिन उसकी वजह से उसमें थोड़ी गर्मजोशी थी। उसने एक अजनबी के लिए आंसू बहाए थे और उसने इसकी तारीफ की। कमरे का माहौल काफ़ी शांत और प्यारा था। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई और राहुल अंदर आया। सीईओ। राहुल ने देखा कि उसका सीईओ बिना कपड़ों के लड़की को गले लगा रहा था। वह चौंक गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, अर्जुन सिंघानिया ने एक इशारा किया जिसका मतलब था शश शश। चैप्टर 13। जिस औरत को तुम ढूंढ रहे हो वह मेरे कमरे में है। चैप्टर 13। जिस औरत को तुम ढूंढ रहे हो वह मेरे कमरे में है। उसे सोती हुई लड़की के जागने का डर था। राहुल, ये बहुत अजीब है। तभी रिया शर्मा हिली और उसके गुलाबी होंठ बुदबुदाए। रोहन खुराना। अर्जुन सिंघानिया की उंगली की हरकत अचानक अकड़ गई। 3 सेकंड के बाद उसने शांत और स्थिर तरीके से अपना स्वस्थ हाथ वापस खींच लिया। रिया शर्मा की गर्मी खत्म हो गई थी और उसके छोटे गोरे हाथ बिस्तर पर नर्म रजाई को टटोल रहे थे। उसने अपना छोटा सा चेहरा तकिए में छिपा लिया और शांति से सो गई। अर्जुन सिंघानिया को उठते देख राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स की सिलिकॉन वैली के सीईओ मिस्टर बोरो होटल पहुंच गए हैं। मीटिंग में अभी आधा घंटा बाकी है। समझ गया, मैं 10 मिनट में निकलता हूं। अर्जुन सिंघानिया के चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे। उसने बिस्तर पर लेटी लड़की को देखा और बाथरूम चला गया। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और अर्जुन सिंघानिया बाहर निकला। वह दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि उसने देखा कि काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप कॉरिडोर में जमा हो गया है। हुआई का सीईओ गाली दे रहा था, बेकार लोगों का ग्रुप, तुम एक औरत को भी नहीं संभाल सकते। मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूं? जल्दी करो और उसे तुरंत ढूंढो। जी सर, बॉडीगार्ड्स ने जवाब देते हुए सिर झुका लिया। हुआई के सीईओ ने अपनी कमर पर हाथ रखा और गर्म टिन की छत पर बिल्ली की तरह बेचैन था। उसके हाथों का हंस उड़ गया था। वह दबा हुआ गुस्सा से भरा हुआ था। गाली देते हुए उसने दरवाजे के पास अर्जुन सिंघानिया को खड़ा देखा। उस आदमी ने सफ़ेद शर्ट के साथ काली टाई पहनी थी। सिंपल कपड़े और सिलवाया हुआ डिज़ाइन उस आदमी की टाइट कमर को दिखा रहा था, और ट्राउज़र में लिपटे उसके लंबे पैरों में एक नई जान दिख रही थी। भले ही वह आराम से खड़ा था, 30 साल के इस आदमी की जॉलाइन गहरी और नाजुक है, कनपटी साफ है, स्वभाव साफ और सुंदर है, और उसमें नेचुरल खूबसूरती और बड़प्पन है। हुआई के सीईओ ने देखा कि अर्जुन सिंघानिया उसे थोड़ी ठंडी नज़र से देख रहा है। उसकी आंखें खामोश थीं, लेकिन बाज जैसी तेजी और चौकसी के बिना नहीं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। उसने तुरंत एक चापलूसी वाली मुस्कान दी और अर्जुन सिंघानिया के लिए सम्मान दिखाने के लिए झुका। जिस औरत को तुम ढूंढ रहे हो वह मेरे कमरे में है। अर्जुन सिंघानिया ने अपने पतले लाल होंठ ऐसे खोले जैसे वह बिना सोचे समझे कुछ कह रहा हो। ऐसा लगा जैसे हुआई के सीईओ पर बिजली गिर गई हो। वह वहीं हैरान रह गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके पैर कांप रहे थे। नहीं, 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 मैं किसी औरत को नहीं ढूंढ रहा हूं। तुमने गलत समझा है, प्रेसिडेंट शाओमिंग। तभी वरुण और राहुल वहां आए। वरुण ने हुआई के सीईओ को एक नज़र देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमें अब चलना चाहिए। अर्जुन सिंघानिया ने चुपचाप दरवाज़ा बंद किया, राहुल के हाथ से डॉक्यूमेंट्स लिए और आगे बढ़ गए। राहुल उनके पीछे पीछे चला। हुआई के कांपते हुए सीईओ के पास से गुजरते हुए वरुण ने जानबूझकर अपनी स्पीड कम कर ली और जानबूझकर उनसे टकरा गए। ध्यान से, अगली बार शायद इतनी आसानी से मामला सुलझ ना पाए।
वरुण ने मुंह बनाया और अर्जुन सिंघानिया के पास पहुंच गए। हुआई के सीईओ के पैर नर्म थे और उनका मोटा शरीर दीवार से टिका हुआ था। वह आदमी मुश्किल से जमीन पर बैठ पाया। तभी एक बॉडीगार्ड आगे आया और बोला, बॉस, क्योंकि उस आदमी ने कहा है कि वह उसके कमरे में है, तो हम अंदर जाकर उस औरत को आपके मजे के लिए ले आएंगे। चैप्टर 14 सर लू जो घड़ी छोड़ गए। चैप्टर 14 सर लू जो घड़ी छोड़ गए। पाक। मिस्टर गुलशन ने अपने गार्ड को थप्पड़ मारा। मुझे मजे करने दो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जो परिवार को नाराज करने के लिए मेरे पास कितने सिर हैं? लू परिवार से मुकाबला करने के लिए मेरे पास कितना पैसा है? मिस्टर गुलशन ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा जो कसकर बंद था और उनके माथे पर ठंडा पसीना था। अर्जुन सिंघानिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहले वाला आदमी सच में लेजेंडरी सर लू था। अर्जुन सिंघानिया ने बस इतना कहा, जिस औरत को तुम ढूंढ रहे हो वह मेरे कमरे में है। इससे दो बातें पता चलीं। पहली, उसका और रिया शर्मा का रिश्ता साफ नहीं था। दूसरी, वह मेरे कमरे में है। हिम्मत हो तो अंदर जाओ। रिया शर्मा अर्जुन सिंघानिया को कैसे जानती थी? मिस्टर गुलशन ने साफ कर दिया कि उनमें हिम्मत नहीं है। उन्होंने अपना पसीना पोंछा और दांत भींच लिए। चलो। अगली सुबह पर्दे के पीछे से सूरज की रोशनी रिया शर्मा की आंखों पर पड़ रही थी। उसकी लंबी पंख जैसी पलकें फड़की और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने ऊपर लगे झूमर को देखा। वह एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। मैं कहाँ हूँ? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पिछली रात क्या हुआ था ये याद करने की बहुत कोशिश की। मिस्टर गुलशन ने उसे कमरे में फेंक दिया और वह अगले कमरे में भाग गई। फिर वह वॉशरूम में गई और किस किया। रिया शर्मा चीखी और अचानक उठ बैठी। उसने अपने पहने हुए कपड़ों को देखा। उसने कपड़े नहीं बदले। उसने अभी भी वही कपड़े पहने थे जो कल पहने थे। वह बिस्तर से उठी और कूद गई। उसे कुछ अलग महसूस नहीं हुआ और उसे छुआ भी नहीं गया था। रिया शर्मा ने राहत की सांस ली और अपना चेहरा छुआ। उसका चेहरा जल रहा था। वह सच में खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। भले ही वह रोहन खुराना से चिढ़ी हुई थी और उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। उसे खुद को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके दिमाग में एक धुंधला चेहरा उभर रहा था। वह जो पिछली रात बहुत ज्यादा नशे में थी। उसे उस आदमी का लुक ठीक से याद नहीं था, लेकिन उसे साफ याद था कि वह आदमी बहुत अच्छा दिख रहा था। वह सबसे अच्छा दिखने वाला आदमी था जिसे उसने कभी देखा था। उसके चेहरे पर अब भी उस आदमी के हाथ की गर्माहट महसूस हो रही थी और वह अब भी उसकी प्यारी आवाज़ अपने कानों में गूंज रही थी। उसने अपने होंठ छुए और उसे बहुत शर्म आ रही थी। वह इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है और किसी अजनबी के साथ ऐसा कर सकती है? किस्मत से उसने उसे छुआ नहीं। वह ज़रूर कोई जेंटलमैन होगा। उसने अपना सिर हिलाया और उस घटना को एक तरफ कर दिया। रिया शर्मा नंगे पैर खिड़की तक गई। उसने पर्दे खोले और बाहर का सुंदर नज़ारा देखा और तेज़ धूप का मजा लिया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और एक गहरी सांस ली। उसने सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा, यह एक बिल्कुल नया दिन है। कल रात यह एक एक्सीडेंट था। उसने एक बार हिम्मत हारी। वह एक बार डिप्रेस्ड हो गई। उसे भविष्य का सामना पॉजिटिव तरीके से करना था। कल बेहतर होगा। रिया शर्मा, लड़ते रहो। रिया शर्मा ने अपने होठों के कोने उठाए और मुस्कुराए। वह मुड़ी और दरवाजे की तरफ चली गई। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, उसने अचानक देखा कि बेडसाइड टेबल पर एक आदमी की घड़ी रखी है। वह चली गई और घड़ी अपने हाथ में ले ली। जब वह निंग परिवार की जवान लड़की थी, तो उसने कई महंगी चीज़ें देखी थीं। हालांकि उसे घड़ी का ब्रांड नहीं पता था, लेकिन वह बता सकती थी कि यह अनमोल है। उसे वह लंबा, हट्टा-कट्टा आदमी याद आया जो लोगों की भीड़ में सबसे आगे चल रहा था। उसने अंदाज़ा लगाया कि वह भूल गया है और इसे बेडसाइड टेबल पर छोड़ आया है। उसने घड़ी अपने बैग में रखी और सोचा, जब मैं होटल की लॉबी में पहुंचूंगी तो इसे मैनेजर को दे दूंगी। जब वह होटल की लॉबी में पहुंची तो मैनेजर वहां नहीं था और रिसेप्शनिस्ट ने माफ़ी मांगी। मिस, क्लाइंट ने हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया। हम उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। ये घड़ी बहुत महंगी लग रही है, इसलिए हम आपकी तरफ से इसका ध्यान नहीं रख सकते। ऐसा क्यों ना हो, आप अपना फ़ोन नंबर हमारे पास छोड़ दें। अगर खोया हुआ मालिक इसे ढूंढने वापस आता है तो हम उसे आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कहेंगे। रिसेप्शनिस्ट बस अपने शॉप के हिसाब से सिचुएशन संभाल रही थी। रिया शर्मा के पास घड़ी रखने और अपना फ़ोन नंबर देने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो अभी के लिए मैं इसका ध्यान रखूंगी। जब वह इसे ढूंढने आए तो प्लीज़ उससे कहना कि मुझे फ़ोन करे। चैप्टर 15 हॉस्पिटल में माँ से मिलना। चैप्टर 15 हॉस्पिटल में माँ से मिलना। रिया शर्मा होटल से बाहर निकलीं। उन्हें नहीं पता था कि उस बूढ़े बिगड़े हुए आदमी मिस्टर गुलशन को क्या हुआ था। वह कल रात उन्हें नहीं मिले थे, लेकिन कौन जानता है कि उन्होंने उनके लिए आगे क्या प्लान बनाया था। कोई बात नहीं, वह मुश्किलों का सामना कर लेंगी। वैसे भी उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वह आदमी कल रात सही था, जब तक वह खुद से हार नहीं मानती।
सब ठीक हो जाएगा। रिया शर्मा के कदम तुरंत बहुत हल्के हो गए, जैसे दुनिया का बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। वह बस का इंतज़ार करने के लिए बस स्टॉप पर आईं। तीसरे साल के कोर्स काफ़ी आसान थे और असल में कोई क्लास नहीं थी। सभी स्टूडेंट्स अलग अलग तरीकों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने लगे थे, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ा। वह हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने जा रही थीं। 2 साल पहले उनकी माँ को किडनी की बीमारी का पता चला था और दवा का इलाज फेल हो गया था। 1 महीने पहले उन्हें गंभीर किडनी फेलियर के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसने अपनी माँ को पसंद आने वाला मीठा चिपचिपा चावल का दलिया खरीदा और हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल के वार्ड में घुसते ही माँ निंग, मीरा शर्मा, बिस्तर पर लेटी हुई थीं। मीरा शर्मा एक अनाथालय में पली बड़ी थीं। जब वह 8 साल की थीं, तो निंग परिवार ने उन्हें बाल वधू के तौर पर चुना था। रिया शर्मा की सुंदरता ज़्यादातर उनकी माँ से विरासत में मिली थी। उनकी माँ इस साल 45 साल की थीं, लेकिन उनके पीले चेहरे के बावजूद कोई भी देख सकता था कि वह अपनी जवानी में कितनी खूबसूरत थीं। माँ, आप जाग रही हैं। मीरा शर्मा बिस्तर पर लेटी हुई अपनी पड़ोसन नीता आंटी से बात कर रही थीं। वार्ड में सिर्फ 2 लोग थे, तो धीरे धीरे मीरा शर्मा और नीता आंटी एक दूसरे से बात करने लगीं। रिया शर्मा आगे बढ़ीं, अपनी माँ को सहारा दिया ताकि वह बिस्तर पर टिक सकें, और एक मुलायम तकिए से अपनी माँ की पीठ को सहारा देने लगीं। मीरा शर्मा ने रिया शर्मा को प्यार और दया से देखा। उनकी किडनी में हर दिन पियर्सिंग होती थी, जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता था, लेकिन उनकी आंखें कोमल और सुंदर थीं, जैसा कि उनके नाम से पता चलता था। किंग किंग, क्या तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना है? तुम्हें हर दिन कड़ी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि तुम पियानो सीख रही हो। मम्मी हॉस्पिटल में ठीक हैं। नीता आंटी और यांग यांग मेरी देखभाल करने में मदद के लिए हैं। तुम्हें मुझसे मिलने आने की ज़रूरत नहीं है। रिया शर्मा अपनी मम्मी को देखकर मुस्कुराए। उसने यह बात अपनी मम्मी से छिपाई थी कि वह मुंबई फिल्म अकेडमी में यूनिवर्सिटी जा रही है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रही है। उसकी मम्मी के विचार ज़्यादा पारंपरिक और पुराने ख्यालों वाले थे, और उन्हें लगता था कि एक लड़की को ऐसी मुश्किल जगह नहीं जाना चाहिए। उसने अपनी मम्मी को मना लिया था कि वह एक फर्स्ट क्लास सरकारी यूनिवर्सिटी में जाकर पियानो सीखेगी। उसकी मम्मी इससे बहुत खुश थी। यह एक औरत के लिए एक अच्छा ऑप्शन था। निंगकिंग ने मीठा चिपचिपा चावल का दलिया खोला और अपनी मम्मी को छोटे चम्मच से दलिया खिलाया और चुपचाप उन्हें दिलासा दिया। मम्मी, मेरे लिए बस से हॉस्पिटल आना आसान है। इसके अलावा मम्मी से बिना मिले एक दिन भी बहुत लंबा लगता है। इस लड़की को देखो, तुम्हारी ज़बान इतनी तेज़ क्यों है? मीरा शर्मा ने गुस्से में कहा। उनके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। उन्हें 8 साल की उम्र में निंग परिवार ने बाल वधू के तौर पर चुना था। उन्होंने एक पत्नी के तौर पर अपने फ़र्ज़ निभाए थे और राजेश शर्मा को आसमान माना था। अब आसमान गिर गया था, इसलिए उनकी बेटी उनकी दुनिया का सेंटर थी। अगर उनकी बेटी ठीक है तो वह भी ठीक रहेंगी। मदर निंग, सब कहते हैं कि बेटियां माँ की गर्म जैकेट होती हैं। देखो किंग किंग कितनी प्यारी है। मुझे तुमसे जलन हो रही है, नीता आंटी ने कहा और हंस दी। तभी नीता आंटी का बेटा कुणाल अंदर आया। वह 22 साल का था और कॉलेज में सीनियर था। वह एक जिंदादिल और जोशीला लड़का था और वह अक्सर अपनी माँ से मिलने आता था। वह हमेशा मीरा शर्मा से बातें करता था और उनके लिए चाय बनाने और पानी लाने जैसे कामों में उनकी मदद करता था। मीरा शर्मा उससे बहुत खुश थीं। तुम यहाँ हो यांग यांग, क्या इत्तेफाक है। किंग किंग भी आज यहीं है। नीता आंटी ने अपने बेटे को आंख मारी और कुणाल को आगे बढ़कर रिया शर्मा को नमस्ते करने का इशारा किया। रिया शर्मा ने कुणाल की तरफ देखा तो देखा कि लड़के का चेहरा लाल था और वह बेबसी से अपना सिर खुजला रहा था। उसके चेहरे पर शर्म थी। रिया शर्मा समझ गई कि कुणाल उसे पसंद करता है। हेलो कुणाल। जब कुणाल लड़खड़ा रहा था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, तो रिया शर्मा ने उसे नेचुरली और अच्छे से नमस्ते किया। चैप्टर 16 सिया शर्मा वापस आ गई। चैप्टर 16 सिया शर्मा वापस आ गई। ये लड़का अक्सर बहुत लंबी चौड़ी बातें करता है। जब तुम किंग किंग को देखती हो तो बात क्यों नहीं करती? तुम अपने लिए पत्नी कैसे ढूंढोगी? नीता आंटी ने मजाक में कहा। रिया शर्मा ने इसका जवाब नहीं दिया। मीरा शर्मा मुस्कुराईं। नीता आंटी, यांग यांग कितना अच्छा लड़का है। आप इस बात से क्यों परेशान हैं कि उसे पत्नी नहीं मिल सकती? जवान लोग एक साथ समय बिताते हैं और आखिरकार एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। किंग किंग, क्या मैं सही कह रही हूँ? उन्होंने रिया शर्मा का हाथ खींचा। उनकी माँ को नहीं पता था कि उनकी सगाई रोहन खुराना से हो गई है। 3 साल पहले जब उनके पिता राजेश शर्मा ने यह तय किया तो उन्होंने इस बारे में उनकी माँ से बात नहीं की। रिया शर्मा ने यह बात अपनी माँ को नहीं बताई। उन्हें लगा कि माँ के लिए ऐसा करना बेहतर होगा। अनजान रहना ही सुख है। माँ, रिया शर्मा ने मीरा शर्मा के साथ खेलते हुए बिगड़े हुए अंदाज में जवाब दिया। मीरा शर्मा और नीता आंटी ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि यह काम कर गया। आधा कटोरा दलिया खाने के बाद मीरा शर्मा को अचानक याद आया, किंग किंग, कल तुम्हारी दादी का जन्मदिन है।
वह तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। फूक्की से अपनी दादी का पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर करो और भेज दो। अपनी दादी को जन्मदिन की बधाई दो। रिया शर्मा हैरान रह गई। उसका सच में जाने का मन नहीं था। मीरा शर्मा ने रिया शर्मा का सिर छुआ। किंग किंग, तुम्हारे पापा और मेरा अंत चाहे जैसा भी हो, तुम अब भी उनकी बेटी हो। ये कभी नहीं बदला जा सकता। रिया शर्मा मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। क्या राजेश शर्मा उसके साथ अपनी बेटी जैसा बर्ताव करता था? 3 साल पहले उसने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर घर से निकाल दिया था। जब उसे अपनी ट्यूशन फीस की दिक्कत हुई तो राजेश शर्मा ने एक पैसा भी नहीं दिया। जब उसकी मां बीमार थी तो उसने जरा भी परवाह नहीं की। उसका पिता का टाइटल पूरी तरह से ऊपरी था। रिया शर्मा अपनी दादी के बारे में सोचकर नर्म पड़ गई। उसकी दादी उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थीं। जब वह छोटी थी तो उसकी दादी हमेशा उसे गोद में उठाती थीं और वह नहीं चाहती थी कि वह गिर जाए। उसकी दादी हमेशा मुस्कुराती थी और कहती थी, निंग परिवार में हमारी बच्ची किंग किंग सबसे अच्छी, सबसे सुंदर है। रिया शर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं कल निंग के घर जाऊंगी। रिया शर्मा केक लेकर निंग के घर आए। उसने डोरबेल बजाए और बटलर अंकल फूक ने दरवाज़ा खोला। अंकल फूक ने उसे देखकर साफ तौर पर अकड़ गए। वह मेटल की रेलिंग के पास वाले दरवाजे की तरफ दौड़े लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने घबराकर कहा, मैं समझ गया, ये वह लड़की है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अंकल फूक ने उसे लड़की कहा लेकिन उसे अंदर आने से मना कर दिया और उसके आने का मकसद पूछा। रिया शर्मा को यह थोड़ा मज़ेदार लगा। वह सिर्फ एक नौकर था। उसे अपने मालिक का मूड भांपकर काम करना पड़ता था। वह मुस्कुराए और केक अपने हाथ में उठा लिया। अंकल फूक, आज दादी माँ का बर्थडे है। मैंने दादी माँ को बर्थडे विश करने के लिए केक ऑर्डर किया है। अंकल फूक रुके और जवाब दिया, यंग लेडी, जब से वह 3 साल पहले सीढ़ियों से गिरी थी तब से वह धुंधली सी हैं। इस साल सर और मैडम ने सेलिब्रेट न करने का फैसला किया है। वे बस कुछ लॉन्गेविटी नूडल्स बनाने वाले हैं। अंकल फूक ने चालाकी से उनके आने से मना कर दिया। रिया शर्मा ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं। ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी लेकिन ये स्ट्रॉबेरी केक दादी माँ का फेवरेट है। क्या तुम इसे दादी माँ के लिए अंदर ला सकते हो? ये अंकल फूक हिचकिचाए। उन्होंने ब्रेक की आवाज़ सुनी। रिया शर्मा ने मुड़कर देखा तो घर के साइड में एक लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। ड्राइवर का दरवाज़ा खुला और रोहन खुराना बाहर निकले। ऐसा लगा जैसे रोहन खुराना ने उन्हें देखा ही नहीं। वह कार के पैसेंजर साइड की तरफ दौड़े और एक जेंटलमैन की तरह दरवाज़ा खोला। एक हल्के पीले रंग की परछाई दिखाई दी। रिया शर्मा सीधी खड़ी हो गईं और अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाकर मुस्कुरा दी। कितना इत्तेफाक है। सिया शर्मा, जो 3 साल पहले अपनी और रोहन खुराना की सगाई की खबर सुनकर देश छोड़ने का मन बना चुकी थी, लेकिन अब वह वापस आ गई है। सिया शर्मा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका जवान चेहरा और शानदार फैशनेबल एक्सेसरीज, उसकी शर्मीली नज़रें और उसका मासूम लेकिन नर्म व्यवहार, कोई भी आदमी ऐसी नाजुक औरत की रक्षा करना चाहेगा। चैप्टर 17, रिया शर्मा, ये कैसा एटीट्यूड है? चैप्टर 17, रिया शर्मा, ये कैसा एटीट्यूड है? रोहन खुराना ने आज पतला सफ़ेद स्वेटर और गहरे कॉफ़ी रंग का विंड ब्रेकर पहना हुआ था। वह हैंडसम और स्मार्ट था और उसने सिया शर्मा के कोरियन स्टाइल वाले हल्के पीले ऊनी ओवरकोट से मैच किया था। जब वे एक दूसरे के बगल में खड़े थे तो वे स्वर्ग में बनी जोड़ी जैसे लग रहे थे। रिया शर्मा ने देखा कि रोहन खुराना ने सिया शर्मा का छोटा सा हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ उसके छोटे कंधों पर रखकर उसे आधा गले लगा रहा था। तुम्हें कुछ दिन पहले स्टेट्स में सर्दी लग गई थी। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें अभी कार में उल्टी हुई? रिया शर्मा को अचानक हंसी आ गई। रोहन खुराना की हरकतें बहुत सावधान थीं क्योंकि उसके चेहरे पर कोमलता और प्यार भरा था। उसकी आवाज़ भी मार्च में बसंत की हवा की तरह नर्म और कोमल थी। सिया शर्मा उसकी आंखों का तारा थी, उसकी लाडली। वह उसके लिए क्या है? उसने पूरे 3 साल से रोहन खुराना को इतना प्यार भरा नहीं देखा था और अब उसने अपनी सारी प्यार भरी भावना किसी दूसरी औरत को दे दी थी। सिया शर्मा रोहन खुराना के सीने से ऐसे लिपटी हुई थी जैसे कोई नाजुक पालतू जानवर किसी आदमी से लिपटा हो। उसके चेहरे पर एक प्यारी और प्यारी मुस्कान थी। जुंक्सी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तभी उसने रिया शर्मा को देखा और उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। वह शर्मीली लग रही थी लेकिन उसके साथ गलत हुआ था। बहन, सिया शर्मा की आवाज़ उसकी अपनी जैसी थी, नाजुक और मीठी, जैसे बसंत में चिड़ियों का गाना। पहले वह सिया शर्मा को उसके शर्मीलेपन की वजह से पसंद करती थी। उसने उसे अपने पास रखा और बहन जैसा बर्ताव किया, उसके गुंडों को सबक सिखाने में उसकी मदद की और उसे ऊंचे तबके में पहुंचाया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह किसान और सांप कहानी की किसान होगी। रिया शर्मा के मुंह से मजाक उड़ाते हुए एक अजीब सा भाव निकला। लैम्बोर्गिनी अभी अभी आई थी और अगर अंदर के लोग अंधे न हों तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने उसे नहीं देखा।
उसके सामने प्यार करने का नाटक किया, फिर अब उससे डरने का नाटक किया। जो लोग अनजान थे उन्हें लगा होगा कि उसने उसे बुली किया है, लेकिन वह चुप रही। रिया शर्मा के ताने से सिया शर्मा पीछे हट गई और अपना छोटा सा कंधा रोहन खुराना की बाहों में छिपा लिया। उसने रोहन खुराना को देखा, उसके चेहरे पर घबराहट और लाचारी थी, जैसे वह मदद मांग रही हो। रोहन खुराना ने तुरंत दुखी होकर रिया शर्मा को घूरा। रिया शर्मा, तुम्हारा यह एटीट्यूड क्या है? सिया शर्मा तुम्हारी बहन है। वह तुमसे लड़ना नहीं चाहती थी। तुमसे बचने के लिए वह 3 साल के लिए अमेरिका चली गई। तुम उससे और क्या करवाना चाहती हो? सिया शर्मा ने उससे लड़ाई नहीं की, लेकिन क्या वह सच में उससे बचने के लिए अमेरिका गई थी? रिया शर्मा मुस्कुराई और बोली, ओह सच में? ऐसे में वह यहाँ वापस क्या कर रही है? रोहन खुराना को कोई जवाब नहीं सूझा। रिया शर्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मतलबी हो जाओगी। ये शब्द सुनकर सिया शर्मा की आंखों में खुशी की एक चमक आ गई, लेकिन उसका चेहरा उदास था क्योंकि उसने रोहन खुराना की आस्तीन पकड़ ली और विनती की, जिंक्सी, बात करना बंद करो, ये सब मेरी गलती है। बहन, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? मुझे उम्मीद है कि हमारा परिवार एक साथ खुश रह सकता है। तुमने कहा था कि तुम गलत थी और चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम कैसे गलत थी? रिया शर्मा ने बीच में ही टोकते हुए कहा। सिया शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। रिया शर्मा मुस्कुराई जब वह एक एक कदम उसके पास पहुंची। तुम्हारी माँ ने चुपके से तुम्हें जन्म दिया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त की पीठ पीछे गलत काम किया। इतने सालों तक तुम मेरे पास छिपकर बेचारी और कमज़ोर बनने का नाटक करती रही, लेकिन तुमने मेरी हर चीज़ पर लालच किया। तुमने मेरे खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया और मेरे मंगेतर को छीन लिया। अब तुम बेशर्मी से मुझसे माफ़ी मांग रही हो। सिया शर्मा, तुम मुझे बीमार कर देती हो। सिया शर्मा के छोटे हाथ कसकर मुट्ठियों में भींच गए। उसने अपने दिल का गुस्सा दबा लिया, कुछ देर के लिए रिया शर्मा को अपनी बकवास में मजा लेने दिया। चैप्टर 18 मौजूदगी का एहसास पाएं। चैप्टर 18 मौजूदगी का एहसास पाएं। जुंक्सी, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहन ने मुझे गलत समझा। सिया शर्मा के आंसू उसके गालों पर बह निकले। रोते हुए वह बहुत नाजुक लग रही थी। मुझे मम्मी और पापा के बारे में कुछ नहीं पता। मैं भी बेकसूर हूँ। मैंने सच में क्विंकिंग को अपनी बहन की तरह माना है। तुम्हारे लिए मैंने पिछले 3 सालों से बहुत मुश्किल जिंदगी जी है। मैं तुम्हें भूलने के लिए अमेरिका भाग गई थी, लेकिन बस बहुत हुआ। रोहन खुराना ने सिया शर्मा को कसकर गले लगा लिया। उसने नफरत भरी आंखों से रिया शर्मा पर चिल्लाया, सिया शर्मा ही मुझे पसंद है। मैं उससे प्यार करता हूँ। रिया शर्मा दर्द से सुन्न हो गई थी, वरना जब उसने रोहन खुराना को ये कहते सुना कि वह सिया शर्मा से प्यार करता है, तो उसे दुख के अलावा कुछ और महसूस कैसे नहीं होता। सिया शर्मा रोहन खुराना की बाहों में समा गई और अपनी लंबी पतली भौहें उठा लीं। उसने उसे एक उकसाने वाली मुस्कान के साथ देखा। उसे यह मजाकिया लगा, एक आदमी जो कुछ दिन पहले ही एक यंग मॉडल के साथ सोया था और एक औरत जो अपनी जिंदगी के हर पल को नकली बनाने की कोशिश करती है। वह सोच रही थी कि यह अजीब कॉम्बिनेशन कैसा होगा। जैसे ही रुकावट बढ़ रही थी, शैले का दरवाज़ा खुला। राजेश शर्मा और कामिनी बाहर आए। याओ, कामिनी ने सिया शर्मा को अपनी बाहों में खींच लिया। मम्मा को देखने दो। स्टेट्स में उन 3 सालों में तुम कैसी रही हो? याओ, तुम्हारा वजन कम हो गया है। राजेश शर्मा ने कामिनी के कंधे को आराम से गले लगाया। परिवार के फिर से मिलने का सीन बहुत मज़ेदार था। रिया शर्मा ने उन्हें देखा, लेकिन किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। उसे लगा जैसे वह कोई बाहरी है। सिया शर्मा ने उन दोनों से खुशी खुशी बातें की और राजेश शर्मा ने कहा, चलो बाहर बातें करना बंद करो और घर के अंदर चलते हैं। मिस्टर जू का आना बहुत कम होता है। याओ, तुम्हारी मम्मी ने बहुत पहले दिन बना लिया था। चलो अंदर चलते हैं। रिया शर्मा को अचानक याद आया कि बटलर ने कहा था कि उन्होंने उसकी दादी के लिए सिर्फ एक कटोरी लॉन्गेविटी नूडल्स बनाए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए शानदार डिनर बनाया है। डैड, जैसे ही वे चारों खुशी खुशी घर में घुसने के लिए तैयार हुए, रिया शर्मा ने अचानक आवाज़ लगाई। उसके पास खुद को कुछ महसूस कराने के अलावा कोई चारा नहीं था। रिया शर्मा राजेश शर्मा के सामने गई और केक हाथ में उठाया। वह मुस्कुराई और बोली, डैड, आज दादी माँ का जन्मदिन है। मैंने दादी माँ के लिए केक ऑर्डर किया है। क्या मैं दादी माँ से मिलने अंदर आ सकती हूँ? राजेश शर्मा एक मामूली और कमज़ोर इंसान था। हालांकि निंग परिवार एक बहुत बड़ा परिवार था, सभी का करियर बहुत अच्छा था। जब राजेश शर्मा के पिता जिंदा थे तो वह बस आराम करते थे और सफ़र का मज़ा लेते थे। जब उनके पिता गुजर गए तो राजेश शर्मा की माँ ने जिम्मेदारी संभाली। राजेश शर्मा की माँ मीरा शर्मा और रिया शर्मा को बहुत पसंद करती थीं और उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कामिनी को परिवार के घर में शामिल करने के विचार के खिलाफ हैं। हालांकि 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। उनकी दादी सीढ़ियों से गिर गईं। इसलिए राजेश शर्मा ने मीरा शर्मा को हक से तलाक दे दिया और कामिनी से शादी कर ली।
रिया शर्मा जानती थी कि भले ही राजेश शर्मा ऑर्डर देता था, लेकिन असली सलाहकार कामिनी ही थी। कामिनी चिकनी चुपड़ी और चालाक थी। राजेश शर्मा आसानी से मान जाता था, इसलिए वह कामिनी की अनसुनी सलाह सुनने से खुद को रोक नहीं पाता था। साथ ही 40 साल की कामिनी अट्रैक्टिव और मनमोहक थी, लेकिन राजेश शर्मा जैसा आदमी नर्म दिल था। रिया शर्मा उसकी झिझकती और माफ़ी मांगने वाली आंखें देख सकती थी और वह उसका फ़ायदा उठा रही थी। उस पल कामिनी ने ताली बजाई और मुस्कुराए। मैं समझ गई, किंग वापस आ गई, तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। दादी माँ पक्का बहुत खुश होंगी कि तुम उनके जन्मदिन पर वापस आए। रिया शर्मा मन ही मन मुस्कुराए। उसे लगा कि यह पक्का है कि वह घर में घुस जाएगी, लेकिन कामिनी ने लगभग बिना किसी कीमत के एक एहसान करने का मौका लपक लिया। रिया शर्मा यह मानने से खुद को रोक नहीं पाई कि कामिनी एक स्मार्ट औरत थी। वह जानती थी कि किसी आदमी को कैसे खुश करना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जैसा कि उम्मीद थी, राजेश शर्मा ने खुश चेहरा दिखाया। रिया शर्मा के लिए गिल्ट फिर कामिनी के लिए तारीफ और प्यार में बदल गया। किंग चलो अंदर चलते हैं। अध्याय 19 वह बदल गई है। अध्याय 19 वह बदल गई है। निंग परिवार के घर में प्रवेश करते ही रिया शर्मा सीधे दादी माँ के कमरे में गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि उसकी दादी कश्मीरी कालीन पर बैठी पत्थरों से खेल रही थी। दादी माँ उद्धरण चिन्ह। रिया शर्मा चिल्लाई, लेकिन उसकी दादी ने ऊपर नहीं देखा। वह बकवास कर रही थी और एक बच्चे की तरह अपना सिर खुजला रही थी, जैसे उसे पत्थरों से खेलना नहीं आता हो। कमरे में एक नौकर था, जिसका काम दादी माँ की देखभाल करना था। नौकर ने लाचारी से कहा, युवा मैडम, आप वापस आ गईं। बूढ़ी मैडम आज सुबह पीछे के बगीचे में चढ़ गई और बहुत सारे पत्थर उठा लाईं। वह उन्हें खेलने के लिए कमरे में ले गई। कालीन ठंडा है, लेकिन बूढ़ी मैडम बैठना चाहती थीं। वह पूरी दोपहर बैठी रहीं और किसी के समझाने पर भी नहीं मानीं। रिया शर्मा ने यह दिखाने के लिए अपना सिर हिलाया कि वह समझ गई हैं। उसने नौकर को केक दिया। दादी माँ के पास गई और उकड़ू बैठ गई। उसने पत्थरों को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर धब्बेदार पत्थरों और बेदाग पत्थरों को दो ढेरों में बांटा। कश्मीरी कालीन पर एक ग्रिड था। उसने ग्रिड पर एक पत्थर रखा। दादी माँ का ध्यान तुरंत उस पर गया। वह रिया शर्मा के पीछे गई और एक पत्थर नीचे रख दिया। कुछ बार खेलने के बाद जब 5 धब्बेदार पत्थरों ने एक लाइन बना ली, तो रिया शर्मा हंसी और दादी माँ से कहा, दादी माँ, इस खेल को 5 in a row कहते हैं। दादी माँ जीत गईं। मैं जीत गई, मैं जीत गई। वाह! दादी माँ अचानक खिलखिलाकर मुस्कुराईं। उन्होंने सारे पत्थर अपने हाथों में पकड़ लिए और फिर से खेलना चाहती थीं। लेकिन अचानक उन्हें एक सवाल सूझा, तुम कौन हो, छोटी बच्ची? रिया शर्मा ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और अपनी दादी को देखकर दुखी होकर पलकें झपकाईं। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, दादी माँ, मैं किंग हूँ। तुम तो अब किंग को पहचानती भी नहीं हो। किंग। दादी माँ ने कुछ बार दोहराया। वह सच में रिया शर्मा को भूल गई थी, लेकिन छोटी बच्ची की उदास आंखों को देखकर उन्होंने याद करने की कोशिश की। 1 मिनट सोचने के बाद उनकी आंखें चमक उठीं और उन्हें एहसास हुआ, ओह, ये दादी माँ की बच्ची किंग थी। यहाँ आओ किंग, दादी माँ तुम्हें गले लगा लें। दादी माँ खड़ी हुई और अपनी बाहें फैला दीं। रिया शर्मा मुस्कुराए और अपनी दादी की बाहों में आ गई। दादी माँ का गले लगना उसकी माँ जितना ही गर्म था। ये बहुत अच्छा है। वे थोड़ी देर गले मिलीं। फिर दादी माँ ने रिया शर्मा का छोटा सा हाथ पकड़ा और उन्हें एक दूधिया सफ़ेद पियानो के पास ले गईं। किंग, दादी माँ के लिए पियानो बजाओ। दादी माँ को उन्हें पियानो बजाते हुए सुनना सबसे ज़्यादा पसंद था। वह बचपन से ही यह पियानो बजाती आ रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसे अब दादी माँ के कमरे में ले जाया जाएगा। रिया शर्मा बैठ गईं और उनके गोरे हाथों ने ब्लैक एंड वाइट कीज पर कई नोट्स बजाए। उसने अपना सिर अपनी दादी की ओर घुमाया और कहा, दादी माँ, किंग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाएगा। ठीक है, ठीक है। दादी माँ एक बच्चे की तरह खुशी से नाचने लगीं। जब परिचित धुन बजती, दादी माँ ने नौकर का हाथ पकड़ लिया और ताली बजाई। उन्होंने रिया शर्मा की मीठी आवाज़ के साथ गाया भी था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं कैसे सोचती हूँ कि तुम क्या हो। ... जब रोहन खुराना दादी माँ से मिलने ऊपर आए, तो उन्होंने आधे बंद दरवाजे के गैप से ये दृश्य देखा। रिया शर्मा ने आज एक सफ़ेद ड्रेस और एक फिरोजी बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था। आरामदायक और खुशनुमा धुन उनकी गोरी उंगलियों से निकल गई। उनका आधा चेहरा, जो सुनहरी धूप में नहाया हुआ था, आड़ू के फूलों की तरह गुलाबी था और उनकी नाजुक और स्याही जैसी काली आंखें चारों ओर देख रही थीं। अगर सिया शर्मा की आवाज़ ओरियो जैसी थी, तो रिया शर्मा की आवाज़ जियांगन औरतों की तरह मीठी, मोम जैसी और कोमल थी। जब वह गाती थी, जब वह उसे जुंक्सी कहती थी, तो उसकी आवाज़ नर्म होती थी, नकली और चुलबुली नहीं। बदकिस्मती से वह बदल गई है। अब वह सीधी सादी खूबसूरत लड़की नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के बाद वह मतलबी, कड़वी और गंदी भी हो गई थी। चैप्टर 20 जुंक्सी, दादी माँ तुम्हें किंग देगी। चैप्टर 20
जुंगसी, दादी माँ तुम्हें किंग देगी। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि उसने बेशर्मी से कहा कि सिया शर्मा उसके मंगेतर को ले गई। भले ही वह उसका मंगेतर था, वह दूसरे मर्दों के साथ सोने को तैयार थी लेकिन उसे छूने नहीं देती थी। उसने गुस्से में अचानक कह दिया कि वह सिया शर्मा से प्यार करता है। फिर उसके अंदर बदले की भावना भर गई। वह चाहता था कि वह जलन और दर्द महसूस करे। हालांकि वह उसके चेहरे पर जलन का जरा भी भाव नहीं देख सका क्योंकि वह उसे गर्व और ठंडेपन से देख रही थी, जैसे वह कह रही हो, रोहन खुराना, मैं देखूंगी कि तुम दोनों का क्या होता है। उसे अचानक याद आया कि इतने सालों में उसे कभी उससे जलन नहीं हुई। यह एहसास होने पर उसे निराशा और खालीपन महसूस हुआ। उसे लगा खोया हुआ। रोहन खुराना को अचानक ये सोचकर गुस्सा आया, रिया शर्मा के बारे में क्या सोचे। सिया शर्मा इतनी अच्छी लड़की थी कि उसके प्यार की हकदार थी। क्या उसे भी सिया शर्मा से प्यार नहीं हो गया था। वह दरवाज़ा धक्का देकर खोलना चाहता था, लेकिन अंदर दादी और उनकी पोती उसका बर्थडे केक खा रही थीं। रिया शर्मा ने कांटे से स्ट्रॉबेरी क्रीम उठाए और अपनी दादी को खिलाए। दादी माँ ने अचानक क्रीम में कुछ डुबोया और रिया शर्मा के होंठ पर लगा दिया। अपनी दादी को अपने साथ खिलवाड़ करते देख उन्होंने अपनी दादी की आस्तीन खींची और अपना शरीर हिलाते हुए लड़कियों की तरह पुकारा, दादी माँ। रोहन खुराना को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है, साथ ही भावनाओं का सैलाब भी आया और उसका शरीर अकड़ गया। उसने देखा कि रिया शर्मा अपने होंठ से क्रीम चाट रही थी। उसके होंठ लाल चमक रहे थे और उसकी जीभ चिकनी और नम लग रही थी। ये बिल्कुल एक तस्वीर थी। रोहन खुराना ने एक घूंट लिया और अचानक उस पल के बारे में सोचा जब उसने कुछ दिन पहले सोफे पर उसे जोर से किस किया था। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उस समय दादी माँ ने रोहन खुराना को देखा। उसने हाथ हिलाया और कहा, जुंगसी, अंदर आओ। तुम दरवाजे के पीछे छिपकर क्या कर रही हो। रिया शर्मा ने मुड़कर देखा। रोहन खुराना सच में दरवाजे के पास खड़ा था। हालांकि वह घमंडी लग रहा था। उसने उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपनी दादी की तरफ गया और पूछा, दादी माँ, कैसी लग रही हो। बुरा नहीं, दादी माँ ने जवाब दिया। रिया शर्मा चौंक गई। उसकी दादी को वह याद नहीं थी, लेकिन उसे रोहन खुराना याद था। उसने देखा कि उसकी दादी की शरारतें कम हो गई थीं और उनकी जगह सीधी सादी दोस्ती ने ले ली थी। रिया शर्मा तब समझ गई कि उसकी दादी पूरी तरह से होश में नहीं थी। कभी अच्छा समय होता था और कभी बुरा। अब शायद सबसे अच्छे समय में से एक है। वह उदास महसूस कर रही थी और उसने अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया। उसकी दादी ने आह भरी और भारी मन से कहा, जुंगसी, दादी माँ किंग तुम्हें दे देंगी। तुम्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उसकी उदास भावना उदासी से भरी हुई थी। 3 साल बीत गए और वे पहचान से परे बदल गए, लेकिन सिर्फ दादी माँ को पता नहीं चला। रोहन खुराना ने एक तरफ देखा और रिया शर्मा को परेशान देखा। वह खुश हुआ और खुशी से झूम उठा जब उसने कहा, दादी माँ, मैं अब निंग के साथ हूँ, सिया शर्मा के साथ। जुंगसी, रिया शर्मा ने अपना हाथ पीछे खींचा और उस पर चिल्लाई। उसने आंखों से विनती की, दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें मत उकसाओ। रोहन खुराना अचानक खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि रिया शर्मा को बहुत अफसोस है और वह चाहती है कि वह कहे कि वे साथ हैं। भले ही वह अब उसे नहीं चाहता था। उसने दिखावा किया कि उनके बीच अभी भी अच्छे रिश्ते हैं। उस समय वह अच्छे मूड में था, इसलिए उसने रिया शर्मा के साथ खेला और मना नहीं किया। उसकी दादी ने फिर से कहा कि रोहन खुराना रिया शर्मा का ख्याल रखे। फिर वह थक गई थी, इसलिए वापस बिस्तर पर चली गई। रिया शर्मा ने अपनी दादी को सुला दिया और रोहन खुराना के साथ कमरे से बाहर चली गई।